हेलो जवानों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मौज में। तो भाई साहब, मैंने आपसे कहा था कि हम लोग क्रैश कोर्स करने वाले हैं और क्रैश कोर्स ऐसा करेंगे कि मज़ा आ जाएगा, है ना। सिर्फ क्रैश कोर्स के द्वारा, है ना, आप लोग अपने स्कोर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। बस आपको जो बातें बताई जाएंगी वो आपको पूरी ईमानदारी से फॉलो करनी है। प्यारे जवानों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज सारे रिवाइज कराऊंगा और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन पर बेस्ड होंगे, वो मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ। बस आपको पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत के साथ उनको फॉलो करना है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, और यदि आपको याद नहीं है तो मैं दोबारा से याद दिला देता हूं कि भाई साहब, इस क्रैश कोर्स के बदले में आपको एक छोटा सा काम करना है। बस आपको अपने आसपास एक पेड़ लगाना है, कम से कम एक पेड़ लगाना है। और इस बात के लिए बहुत शुक्रिया रहेगा आपका। आप चाहें तो अपनी फ़ोटो भी मेरे पास भेज सकते हैं, मैं अपने चैनल पर उसको अपलोड भी करूँगा। तो प्यारे जवानों, मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप पीपल या बरगद का पेड़ लगाएं तो। लेकिन यदि ये पेड़ लगाने की जगह आपको सूटेबल नहीं मिलती है तो आप कोई भी पेड़ लगाएं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस क्रैश कोर्स को आपको मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, बस आप बदले में एक पेड़ लगा दीजिए, है ना। मेरा काम बन जाएगा और आपका भी बन जाएगा। तो जवानों, धरती माँ से हमने इतना कुछ लिया है तो उसकी हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि हम धरती माँ को साफ़ सुथरा रखें, खूबसूरत रखें, है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग पेड़ लगाएं। और इसी के साथ साथ आप लोग ये पाएंगे कि भाई साहब, अच्छा एक चीज़ समझ लेना, पेड़ लगाने से धर्म नहीं होना है ना। पेड़ का पूरा पालन पोषण करना है। और यदि हम पेड़ को लगाते हैं तो आप ये पाएंगे धीरे धीरे जैसे जैसे पेड़ ग्रो करेगा वैसे ही आपका कैरियर भी ग्रो करेगा। तो प्यारे जवानों, इसी उम्मीद के साथ आप ज़रूर पेड़ लगाएंगे। मैं शुरू करता हूँ। ये हमारे रिवीजन की पहली क्लास है और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको चार्जेस के बारे में बताऊंगा, फोर्सेस के बारे में बताऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये बात भी डिस्कस करूंगा आज ही आपके साथ। तो प्यारे जवानों, आप लोग पेन कॉपी उठा सकते हैं। वैसे मेरी सलाह ये है कि पहले आप चीज़ों को सिर्फ समझें। थोड़ा सा मैं फास्ट रहूँगा और वीडियो के एंड में, है ना, आपको मैं PDF शेयर करूँगा। जो यहाँ पे नोट्स रहेंगे वो शॉर्ट नोट्स रहेंगे और वैसे ही आपको एज सच अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। हाँ, कुछ डिजायर्ड मॉडिफिकेशंस आप लोग कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे जवानों, बहुत थोड़े मॉडिफिकेशंस के साथ जो आपके शॉर्ट नोट्स रहेंगे वो आपके बहुत काम आएंगे। फाइनली आपकी जो परफॉर्मेंस है, फाइनली आपका जो रिजल्ट है, यदि आप शॉर्ट नोट्स डेली रिवाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि फाइनल रिजल्ट आपका बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। तो प्यारे जवानों, लेके प्रभु का नाम हम शुरू करते हैं काम। सबसे पहले की खास बात साहब, चार्ज जो है, चार्ज ये क्या है भाई साहब, कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ये कलर तो सूट नहीं करेगा अपने को, है ना। तो भाई साहब जरा, हाँ चलो इस वाले कलर को कुछ अलग ले लेते हैं हम। हाँ, तो मेरे प्यारे जवानों, भाई साहब सबसे पहले हम चार्ज की चर्चा कर लेते हैं। चार्ज क्या है इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। स्क्रीन सही कर देता हूँ मैं, कई लोग ऑनलाइन लाइव में हैं उनको दिखाई दे जाए, ताकि बेटे दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, लग गया ढंग मुझे, है ना। हाँ कोई बात नहीं, यहीं पे लिखा है मैंने चार्ज, डोंट वरी, है ना। तो प्यारे जवानों, चार्ज क्या है ये सबको पता है कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से थे साहब? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो दिस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और साहब किसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ये? एलिमेंट्री पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, साहब प्रोटॉन की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। सवाल ये उठता है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की हम बात करें तो उस पर अलग अलग तरह का चार्ज हमने नोटिस किया। मतलब टाइप कितने हैं चार्ज के सबको पता है। एक तरह का चार्ज पॉजिटिव होता है, दूसरी तरह का चार्ज नेगेटिव होता है। बाय डिफॉल्ट जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है उसको हमने पॉजिटिव लिया है और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसको नेगेटिव लिया है। मेरे प्यारे जवानों, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स है इनका इनके मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है।
यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यूनिट्स की। तो भाई साहब सबको मालूम होना चाहिए कि जो चार्ज की यूनिट है वो कौन कौन से यूनिट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। भाई साहब एसआई यूनिट की मैं बात कर लेता हूँ, सीजीएस यूनिट की बात कर लेता हूँ। एसआई यूनिट सारी दुनिया को मालूम है कूलम होती है, कैपिटल सी से लिखेंगे या शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो पूरा नाम आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे सीजीएस यूनिट की बात करें तो भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज होती है। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी होती है, लेकिन हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ईएसयू यूज करेंगे। इसी का जो एक नाम और था वो था स्टैट कूलम, और साहब इसी का एक नाम और था वो था फ्रैंकलिन। आपको नाम मालूम होने जरूरी है प्यारे जवानों। इसी के साथ आपको यह मालूम होना चाहिए कि एक कूलम का स्टैट कूलम के साथ क्या रिश्ता था। तो भाई साहब मालूम होना चाहिए 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 9 स्टैट कूलम। भाई साहब मालूम होना जरूरी है। अच्छा, एक ए बी कूलम और होती थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है चार्ज की, वो हम लोग यहां पर लिखते थे दैट इज द ए बी कूलम एब्सोल्यूट कूलम। और यदि हम 1 ए बी कूलम की बात करें तो वो 10 कूलम के बराबर होता है। भाई साहब देखो पेपर जो है उसके अंदर 20 सवाल आने वाले हैं एक एक नंबर के, इसलिए आपको ये छोटी छोटी बातें भी मैं बता रहा हूं ताकि सारी चीजें आपकी रिवाइज हो जाए, सारी चीजें आप अच्छे से रिवाइज कर पाए। मेरे प्यारे जवानों आपको जान के खुशी मिलेगी कि भाई साहब चार्ज जो है ना, चार्ज ये इसकी प्रॉपर्टीज की मैं बात कर लेता हूं। 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टीज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चार्ज है भाई साहब वो स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है ना भाई। अब क्योंकि साहब चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ये प्रॉपर्टीज मैं चार्ज की लिख रहा हूं, इतने तो आप लोग समझदार हैं प्रभु कृपा से, है ना। बाकी बहुत समझदार हैं आप लोग, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब इट फॉलोज एडिटिव, ये मतलब ये डायरेक्ट यदि शॉर्ट नोट्स हम लिख रहे हैं तो मैं सीधा लिख देता हूं कि एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाला है। मतलब ये है कि 5 कूलम और 2 कूलम दोनों मिलके 7 कूलम ही होंगे, चाहे कैसे भी जोड़ लें आप इनको 7 ही बनेंगे। आप -2 कूलम प्लस 3 कूलम को जोड़ेंगे तो आंसर जो आने वाला है साहब वो 1 कूलम ही आने वाला है प्लस का। आपको ये बात अच्छे से समझ लेनी है मेरे प्यारे जवानों। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई है ना। और यदि नहीं आई है तो आपको समझनी चाहिए भाई साहब, आपका फर्ज है कि आप पूछ भी ले मेरे से यदि सच में आपको मेरी बात समझ में नहीं आई है तो। चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी की मैं बात कर लेता हूं कि साहब चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है जो आपको याद रखनी है। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2। मेरे प्यारे जवानों चार्ज जो आएगा ना, चार्ज एक चीज समझ लीजिए, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है वो मैं यहां लिख रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम लिखते हैं 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और जो प्रोटॉन पे चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड भी एग्जैक्टली इतना ही है। लेकिन मेरे भाई इसका नेचर और इसका नेचर अलग है। बाई कन्वेंशन हमने इसका नेचर नेगेटिव मान रखा है और प्रोटॉन पे जो चार्ज है उसका पॉजिटिव हमने नेचर मान रखा है। तो मेरे प्यारे जवानों जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, Q = N × E। यहां से आपको कुछ याद आया होगा दैट इट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। साहब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, इसके लिए आप लोग यहां पर ये लिखेंगे। यहां पर एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने लायक है वो ये है कि जो Q है इट मे और मे नॉट बी इंटीजर। भाई साहब यहां पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ये इंटीजर होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इट इज चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज होता है, ये कैसा भी हो सकता है, ये इंटीजर में भी हो सकता है ये इंटीजर में ना भी हो, इस पर कोई बड़ी बात नहीं है। जो यहां पर जो सबसे बड़ी बात भाई साहब यहां पर जो है वो ये है, वो है n। ये जो n है ना, n इट मस्ट बी इंटीजर। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, पूरे क्वांटाइजेशन का निचोड़ ये है कि n की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। और जो E है साहब, E तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। हम चाहें तो कंफ्यूजन को दूर करना चाहें तो हम इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड की चर्चा कर लेते हैं। यहां पर जो प्लस और माइनस का जिक्र आने वाला है अब मैं उसकी चर्चा कर लेता हूं। लेकिन एक बात आपको और अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जो n होता है ये हमेशा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। मेरे
प्यारे जवानों आप हेजिटेशन ना करें, यदि कहीं पर अटक रहे हैं तो भाई साहब पूछ जरूर लें, है ना, मेरे को बता जरूर दें ताकि मैं आपकी पूरी हेल्प कर पाऊं। तो मेरे प्यारे जवानों यहां पर क्या बताया मैंने, अभी तक कोई बड़ी बात नहीं बताई है मैंने, बहुत छोटी छोटी बातें हम लोग कर रहे हैं। हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया हमने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सारी दुनिया को इसका फॉर्मूला मालूम होता है Q = N × E। उसमें से आधे लोग ऐसे होते हैं जो इसका कभी यूज नहीं करते क्योंकि पता नहीं क्यों डरते हैं वो। आपको ऐसा नहीं करना है। आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं बेटे, है ना, जिसमें भगत सिंह जैसे सूरमा पैदा हुए हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ईमानदारी के साथ अपना काम करना है और योद्धा की तरह से लड़ते हुए आगे बढ़ना है। प्यारे जवानों Q जो है, ये जो Q है ये इंटीजर है कि नहीं है, इस पे कोई बात नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कैसा भी हो सकता है, लेकिन जो N है वो इंटीजर होगा। ध्यान रहे N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। अब आपके मन में सवाल आएगा जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड से हम क्या समझते हैं? मेरे भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर से हम ये समझ रहे हैं, यहीं पर प्रॉपर्टी नंबर 2 के ही साथ में मैं ये बात बता के चल रहा हूं, जल्दी से रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं प्रॉपर्टी अगली नीचे लिखूंगा, लेकिन मैं साइड में ये बात लिख देता हूं कि भाई साहब whenever एनी बॉडी और एनी ऑब्जेक्ट गेट्स चार्ज, जब भाई किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी पर चार्ज आएगा तो भाई साहब सीधी साधारण सी बात है, व्हेनेवर एनी बॉडी गेट्स चार्ज, जब किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज आएगा, दिस इंप्लाइज दैट आइदर इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज आएगा भाई साहब तो या तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी या ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। यहां पर एक बात अच्छे से भेजे में फिट बैठा लो भाई साहब। क्या बात फिट बैठानी है भाई साहब? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और वी कैन से दैट भाई साहब यहां पर एक बात अच्छे से फिट बैठाने लायक है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दीज आर नॉट गेट ट्रांसफर्ड, ये ट्रांसफर नहीं होते हैं, ये बात समझने लायक है। तो यहां पर जो मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की मैंने बात करी, इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने बताया n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। भाई साहब ये n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड है, ये क्या है? जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे, ये n वो है। जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, ये वो है। मेरे प्यारे जवानों, बहादुर जवानों, आपको एक बात भेजे में फिट बैठा लेनी है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, भाई साहब यदि कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इफ ऑब्जेक्ट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, जब ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है दैट मीन्स इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड इफ ऑब्जेक्ट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, भाई साहब जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा तो इस पर आएगा साहब नेगेटिव चार्ज, और जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज। ये बात आपको अपने भेजे में बिल्कुल फिट बैठा लेनी है। आई होप मेरे प्यारे जवानों ये छोटी छोटी बेसिक बातें आपको समझ में आई। चलिए चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। भाई साहब प्रॉपर्टी नंबर 3 हमें किसकी जानकारी दे रही है? तो भाई एक चीज बता दूं, मैं 3 की तरफ बढ़ने से पहले भी दोबारा से एक बात बता दूं आपको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वांटाइजेशन में जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है, कोई ऑब्जेक्ट छोड़ रहा है तो पॉजिटिव है। अच्छी बात है किसी को डोनेशन करना, अब आप पेड़ लगाओगे ना, अच्छी बात है, प्रकृति को कुछ दे रहे हो आप, हालांकि वो रिटर्न में वापस आना आपके पास, लेकिन भाई अच्छी बात है, आप पूरी ईमानदारी के साथ जरूर एक पेड़ लगाना, है ना, दैट इज ए पॉजिटिव थिंग। मतलब ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, पॉजिटिव चीज है भाई, तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो गया और वो ले लेगा ना, इसका मतलब भाई साहब उसके हम क्या कहेंगे, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो मेरे प्यारे जवानों अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ, और प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है वो ये कहती है कि देयर इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। साहब चार्ज कंजर्व है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? टोटल चार्ज, नेट चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट है। नेट चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम
इज कांस्टेंट। अब यहां पर मैं एक बात स्टार लगा के नोट डाउन करवा दूं, याद रहे टोटल चार्ज कांस्टेंट है भाई साहब, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट नहीं है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल में चेंज। ये पॉइंट यहां नोट करने लायक है। क्या लिखा मैंने? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। भाई साहब चार्ज पार्टिकल्स का जो नंबर है ना, दे में और मे नॉट बी कांस्टेंट। भाई साहब ये कांस्टेंट है कि नहीं है, इसकी कोई चर्चा हम नहीं करने वाले। हो भी सकता है कांस्टेंट, नहीं भी हो सकता है। हाँ, यदि है कांस्टेंट बहुत बढ़िया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट हो ही हो। अब आप लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके तो कोई बात नहीं है, मैं आपको याद दिला देता हूं। भाई साहब एक न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन वो टूट जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर, जिसको हम वहां पर बोलते थे, जिसमें बीटा पार्टिकल निकलता। जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज बीटा पार्टिकल। तो भाई साहब पहले न्यूट्रॉन अकेला था, कोई चार्ज पार्टिकल नहीं था। याद रहे न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है ना। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। मेरे भाई प्रोटॉन क्योंकि कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो पहले न्यूट्रॉन न्यूट्रल था, कोई नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल नहीं थे। फिर दो चार्ज पार्टिकल बन गए तो पॉपुलेशन तो कांस्टेंट नहीं हुई। तो यहां पर मैंने क्या लिखा? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट। ध्यान रहे, मैंने ये नहीं कहा कि हर बार कांस्टेंट नहीं होगा, हो सकता है कांस्टेंट हो सकता है कांस्टेंट नहीं हो, हम इस पे चर्चा कर ही नहीं रहे। लेकिन जो टोटल चार्ज है जितना पहले था हमेशा उतना ही रहने वाला है। भाई आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यह है, कोई भी आपने एक सिस्टम बनाया ना, तो उससे बाहर से कोई अंदर आएगा ना इसमें से कोई बाहर जा पाएगा। जैसे अपन ने एक कमरा ले लिया, इस कमरे की एक बाउंड्री खींच दी हमने, एक लक्ष्मण रेखा इसके बाहर खींच दी, ना तो उससे कोई बाहर जाएगा ना बाहर से कोई अंदर आएगा, नहीं तो सीता हरण होना तय है। भाई साहब फिर तो कांस्टेंट रहेगा ही नहीं ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फिर तो लगेगा ही नहीं ना, क्योंकि सिस्टम ही आइसोलेटेड नहीं है। ठीक है, तो लक्ष्मण रेखा के जो अंदर आ गया दैट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। आपको यह बात भेजे में फिट बैठा लेनी है। तो भाई साहब हमने यहां पर सीखा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है नेट चार्ज कांस्टेंट है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स में इंक्रीज में डिक्रीज, हम इस पर कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। भाई साहब आगे की तरफ चलेंगे तो हम क्या पाएंगे, हम क्या पाते हैं कि भाई आपको एक बात और मालूम होनी चाहिए यहां पे कि भाई जो नंबर हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 हो चुकी है ना, जो चार्ज है, सॉरी नंबर नहीं, जो चार्ज हमारे पास है वो कभी भी नहीं बदलता है ना। ये चार्ज जो है, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब है साहब ये बदलता नहीं है, इनवेरिएंट विद स्पीड और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एफओआर का मतलब समझ जाना भाई साहब, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। चार्ज जो है वो इनवेरिएंट है, वो बदलता नहीं है। यहां पर ये जो रिश्ता है हम मास के साथ कंपेयर करके भी दिखा देते हैं, बट मास क्या होता है, मास चेंजेस विद स्पीड। लेकिन ये बात थोड़ा सा आपको सावधानी से यूज करनी है। कब स्पीड कैसी होनी चाहिए, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा दौड़ने लगे और आपका मास बदल गया, ना ना ना, ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी होनी चाहिए, लाइट की स्पीड के आसपास होनी चाहिए भाई साहब। जब हम उसमें कहेंगे कि कुछ चेंज आएगा अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन्स रिलेशन, और आइंस्टाइन्स का रिलेशन भाई साहब आप सबको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, m = m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। ये जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई है ये बेसिक बातें हैं। ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी का मैंने डिफरेंस भी बता दिया है मास के साथ। कई बार एक्सेलरेशन रीजन में ये बात पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने यहां पर ये बात जरूरी थी बतानी, इसलिए मैंने यहां पर ये बताई है। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भेजे में फिट बैठा लेना है कि भाई साहब स्पीड बदलेगी ऑब्जेक्ट की, तो भाई साहब मास जो है वो सिर्फ तब बदलेगा जब स्पीड बहुत हाई हो। कभी पेपर में सवाल आ जाए और वहां पर ये कंफ्यूजन हो कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कहें, तो प्लीज उसको एक्सप्लेन कर दें। इफ द स्पीड इज वेरी हाई देन द स्पीड इज सो मच हाई दैट इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट तो आपको मालूम ही होगी भाई साहब कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड के अंदर 3 × 10⁸ मीटर चलने वाली है चीज, है ना, जो लाइट की स्पीड है द बिगेस्ट। तो भाई साहब इसके आसपास यदि स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट की, जब तो डेफिनेटली उसके मास में बदलाव आएगा, अदरवाइज तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसका मास बदल जाए। ना तो उसके मास में कोई बदलाव आना है और चार्ज तो वैसे भी नहीं बदलना है। ठीक है, तो यदि नॉर्मल हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें और वी कैन से दैट न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करें, उसमें मास नहीं बदलता है साहब, है ना, उसमें मास नहीं बदलता है। मेरे प्यारे जवानों, यहां पर आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आई हैं। छोटी सी जगह इधर बची हुई
ही है तो मैं सोच रहा हूँ इसका भी यूज ले लें, है ना। तो भाई साहब इसका यूज ले लेते हैं हम। प्रॉपर्टीज की चर्चा खत्म हुई। एक छोटी सी बात यहां पर और बताने लायक बची है, वो मैं बता देता हूं। when any object gets charge, जब कोई ऑब्जेक्ट पे चार्ज आएगा इसका मतलब इट्स मास विल चेंज। भाई साहब इसका मास बदलेगा ही बदलेगा, इसका मास बदलना ही बदलना है ना। कैसे बदलना है? इलेक्ट्रॉन आ गए मास ज्यादा हो जाएगा। मतलब if it is negatively charged mass will increase। no doubt बेटे मास में जो अंतर आएगा वो काफी कम आएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि भाई अंतर तो आएगा, है ना। यदि नेगेटिव चार्ज है तो मास बढ़ जाएगा, यदि पॉजिटिव चार्ज है बॉडी का मास तो भाई साहब मास डिक्रीज हो जाएगा। बेटे मैं फिर बता रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं ये सत्संग नहीं चल रहा है कि भाई साहब आप सुन लो और फिर जी कहानी खत्म। भाई साहब जो बात मैंने बताई है ना, सारी पीडीएफ को अच्छे से नोट डाउन करना और दोबारा से ये बातें रिवाइज करना। और भाई साहब एक दिन नहीं, रोज रिवाइज करना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं सिर्फ 1 महीने का आपका प्रयास 95% प्लस नंबर की मेरी जिम्मेवारी है। बस आप समझते चलना, रटना मत मेरे भाई, रटना मत। सत्संग नहीं चल रहा है, कभी सोच रहे हो कि यहां पर तो जी काम बन जाएगा, सुन लिया और बात बन गई। भाई साहब बिल्कुल काम नहीं चलना है, आपको बातों पर अमल करना होगा, इनको अप्लाई करना होगा, तभी हमारा कुछ उद्धार होने वाला है। तो मेरे प्यारे जवानों यहां पर बात समझने लायक थी कि भाई ऑब्जेक्ट पे चार्ज आएगा तो इसका मास बदलेगा। अब सवाल उठता है जी कितना बदलेगा? तो भाई साहब मैं यहां पर इसकी बात भी कर दूं, कितना बदलेगा? तो भाई साहब बदलेगा कितना? जो चेंज इन मास आएगा, डेल्टा एम का मतलब मैंने लिख दिया चेंज इन मास, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, वो आएगा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए गुणा मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन। एन जो है अगेन वही है जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। आपको मालूम हो जाना चाहिए अच्छे से। एंड दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कितना होता है भाई साहब? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। भाई साहब बहुत कम है मास, लेकिन बदले तो होगा। ठीक है, तो भाई ये बेसिक बातें थी चार्ज से रिलेटेड, चार्ज की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। प्यारे जवानों आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। भाई नहीं आई हो ना ईमानदारी से पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ। अब बीच में मैं और बाकी बातें आपसे पूछूंगा तो बहुत समय खराब हो जाएगा, फिर तो तुम्हें पता ही अपनी रफ्तार कितनी है ना। यदि तुम विजन बनाना चाहते हो तो देख लो कितने दिन में जाके सिलेबस पूरा होगा। दिन छोड़ो यार, महीने लगेंगे, महीने हैं। तो भाई साहब इसलिए हम चर्चा करना ही नहीं चाहते, है ना, हम सीधा चल रहे हैं। अब नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द मेथड्स ऑफ चार्जिंग। भाई साहब मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है ना। ऐसा करता हूँ मैं थोड़ा सा लार्ज में लिखता हूँ ताकि बढ़िया रहेगा, आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। पहली स्लाइड तो ज़्यादा ही कुछ मैंने फॉन्ट साइज डिक्रीज कर दिया, इट्स ओके, बेसिक बातें थी। मेथड ऑफ चार्जिंग भाई साहब 3 बातें हैं। पहला मेथड है बाई फ्रिक्शन। भाई साहब एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रगड़ दिया, फ्रिक्शन हो गया, चार्ज आ गया। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 2 बॉडीज हैं, बोथ बॉडीज विल गेट अपोजिट चार्ज। बॉडीज कैसा चार्ज आएगा बॉडीज पर? बॉडीज विल गेट अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज आएगा मतलब नेचर अपोजिट होगा, बट मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? बट मैग्नीट्यूड क्या रहेगा साहब? इक्वल। एक पे प्लस का 10 आया है तो दूसरे पे क्या आएगा? माइनस का 10 आएगा। भाई साहब ये बात अच्छे से भेजे में फिट बैठा लो, यूनिट जो भी लेना है वो ले लेना। पहला था बाई फ्रिक्शन, दूसरा था साहब बाई कंडक्शन। कंडक्शन के मतलब क्या है कि भाई साहब दोनों बॉडीज आपस में टच करेंगे। व्हेन 2 कंडक्टर्स आर टच्ड, कौन टच कर रहे हैं साहब? कंडक्टर्स। When conductors are touched with each other, both the bodies will get charged. But interesting point is not that, but the nature on both the bodies, nature of charge on both the bodies, नेचर ऑफ चार्ज ऑन बोथ बॉडीज विल बी सेम। भाई साहब दोनों बॉडीज पे नेचर सेम रहेगा। अब आप कहोगे जी नेचर सेम रहेगा, व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड? भाई साहब मैग्नीट्यूड के लिए स्टार लगा के एक पॉइंट लिख लेना, दोनों के ऊपर फाइनल चार्ज जो है ना, फाइनल चार्ज मे और मे नॉट बी सेम। भाई साहब सेम हो भी सकता है, भाई साहब सेम ना भी हो, क्या पता ना भी हो, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो ये है कि उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना साहब वो सेम मिलेगा। मेरे प्यारे जवानों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? धैर्य बनाए रखो ना यार, आज ही करने वाले हैं हम, बस थोड़ा सा हौसला रखो, थोड़ा सा पेशेंस भी रखो, है ना। तो भाई साहब कंडक्शन के अंदर 2 बॉडीज का टच होना जरूरी है। यहां पर एक अच्छी सी बात और आ गई है, मैं इस मोहल्ले में उस बात को लिख देता हूं, और वो बात है भाई साहब कंडक्टर के बारे में। भाई साहब कंडक्टर कौन से होते हैं साहब? जिसके अंदर भाई साहब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई साहब? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। अब आप कहोगे जी फ्री का क्या मतलब हुआ कि जी हम बाहर निकालें तो कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा क्या? भाई साहब ये मतलब नहीं है। तो जी मतलब क्या है? दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव
within the surface of the conductor। प्यारे जवानों, कंडक्टर के सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमने फिरने के लिए फ्री हैं मेरे भाई, और आपको बाहर निकालना यदि है इलेक्ट्रॉन तो भाई साहब एनर्जी तो देनी पड़ेगी, बाहर जाने के लिए फ्री नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन घूमने फिरने के लिए फ्री है। एक तो ये बात कंडक्टर की बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। दूसरी जो बात है वो बात आपको याद रखनी है यहाँ पे, कौन सी? इफ भाई साहब तू इधर आ जाना यार, क्यों नाराज हो रहा है? देखो भाई साहब, इफ चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर, चार्ज इज गिवन टू कंडक्टर, कंडक्टर को सब चार्ज दे देंगे एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे चार्ज दे दिया आपने, इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। साहब ये सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझने लायक थी, आपको समझ में आनी चाहिए। फिर भी यदि किसी को डाउट था भाई तो जरूर जरूर पूछ ले, डाउट मन में नहीं रखना है ना भाई साहब। अगला मेथड ऑफ चार्जिंग है, ये पेन तो भाई सही नहीं कर सेलेक्ट किया हमने, चलो दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं ना। तो भाई साहब हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं तीसरा मेथड, दैट इज चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब भाई इंडक्शन क्या होती है, इस बात को अच्छे से समझ लो। इंडक्शन का मतलब ये है, एक बॉडी थी हमारे पास, ये बॉडी कोई चार्ज बॉडी थी, है ना, इसको किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा, दूसरी बॉडी न्यूट्रल थी, उसको इसके पास ले आए। भाई साहब इस बात को ऐसे समझो कि हमारे घर के बाहर से बारात जा रही थी, हमारा मन कर गया नागिन डांस की धुन देख के, है ना, हम देखने के लिए आ गए, तो हमारे घर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदल चुका है, हमारे ज्यादा लोग इधर आ गए, वो देख रहे बारात को, क्या बात है, मजा आ रहा है, कितनी तरह के नागिन डांस चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बारात गई ना, हम वापस, ऐसा तो नहीं है कि बारात चली गई, अब सालों साल हम इंतजार कर रहे हैं कि किसी ना किसी दिन दोबारा से वो बारात आएगी और दोबारा से वो नागिन डांस होगा, ऐसा नहीं करते हैं। सेम वही बात यहां होनी है। भाई साहब इस चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी के पास ले आए, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा। भाई साहब जितने लोग घर में थे उतने रहेंगे, बस डिस्ट्रीब्यूशन बदला है। इसका मतलब ये न्यूट्रल बॉडी थी पहले, तो बाद में भी कैसी रहनी है, न्यूट्रल। इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, जो सॉरी इसके टोटल चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन पे थोड़ा फर्क पड़ना है। तो भाई साहब ये प्लस था, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, और इधर क्या आ जाएगा प्लस। ध्यान रहे जितना यहां पर माइनस दिखाओगे उतना यहां पर क्या दिखाओगे, प्लस। इस घटनाक्रम में होता क्या है कि जो अपोजिट टाइप का चार्ज है, इस पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव आएगा और साहब दूर वाले पर सेम आएगा। यहां पर एक बात नोट करने लायक है, वो ये है कि ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन द बॉडीज विल अट्रैक्ट। भाई साहब अट्रैक्शन होती है बॉडीज के बीच में, किसके बीच में अट्रैक्शन होती है, बॉडीज के बीच में। भाई साहब बॉडीज अट्रैक्ट कर रही है ना, तो भाई साहब अट्रैक्शन हो रही है बॉडीज के बीच में। प्यारे जवानों ये जगह थोड़ी सी खाली पड़ी है, तो मैं सोच रहा हूं इसमें ही लिख दूं, एक पेज में ही थोड़ा बढ़िया सा रहेगा, है ना, आपके लिए। यहां पर दो बातें लिखूंगा, काम की है, बड़ी अच्छी सी है। मतलब जो रिपल्सन है ना, पेपर में आ सकता है ये सवाल, इसलिए अलग से हाईलाइट कर रहा हूं। रिपल्सन जो है ना वो श्योर टेस्ट है। किसका श्योर टेस्ट है भाई साहब, इलेक्ट्रिफिकेशन का। हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, वहां पर भी यही है, रिपल्शन ही होता है। भाई साहब इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब है कि दो बॉडीज हैं, दोनों पे चार्ज है, इसकी श्योरिटी चाहिए। भाई साहब श्योरिटी चाहिए। जवानों दोबारा से ज्वाइन कर लेना, भाई साहब मीटिंग एंटर कर लेना दोबारा से, ना भाई साहब देखना, जो श्योरिटी है ना वो चाहिए अपने को कि दोनों बॉडी चार्ज बॉडी है। भाई साहब यदि दो बॉडी चार्ज बॉडी हैं, दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रही है, तो हम श्योर नहीं है। ऐसा हो सकता है एक पे चार्ज हो, दूसरी कैसी हो, न्यूट्रल हो, ऐसा हो सकता है। इस बात की पूरी संभावना है कि एक चार्ज और एक दूसरी न्यूट्रल है, तब भी अट्रैक्शन होने वाली है। तो मेरे प्यारे जवानों, क्योंकि एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, इसलिए हम श्योर नहीं है कि अट्रैक्शन से हम इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में बता पाए। लेकिन जब रिपल्सन की बात होगी, रिपल्सन इज ओनली पॉसिबल व्हेन द बोथ द बॉडीज आर हैविंग चार्ज। और ध्यान रहे रिपल्सन जब है तो कंफर्म है कि एक जैसा ही चार्ज होगा, एक पे पॉजिटिव है दूसरे पे पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगी, एक पे नेगेटिव है दूसरे पे नेगेटिव है तो रिपल्सन होगी। मतलब लाइक चार्जेस क्या करने वाले हैं भाई साहब, रिपेल करने वाले। लाइक पॉइंट चार्जेस विल रिपेल, लाइक पॉइंट चार्जेस, पॉइंट वर्ड यूज किया मैंने, लाइक पॉइंट चार्जेस विल रिपेल एंड अनलाइक विल अट्रैक्ट। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूं, यहां पर एक बात बता देता हूं, लाइक चार्ज बॉडीज। भाई साहब बॉडीज लिखा है मैंने अब की बार लिखा है बॉडीज,
चार्ज बॉडीज हैं, दोनों लाइक है, दे में अट्रैक्ट। भाई साहब क्या बोल रहा हूं मैं, देखो आपको एक बात अच्छे से याद होनी चाहिए कि भाई लाइक है तो रिपल्सन ही पॉसिबल है, नो डाउट, लेकिन वो अट्रैक्शन भी हो सकती है, किसी स्पेशल केस में अट्रैक्शन हो सकती है जब एक बॉडी के ऊपर चार्ज जो है वो बहुत कम है और दूसरी बॉडी पे चार्ज की संख्या बड़ी है, चार्ज का मैग्नीट्यूड बड़ा है, और दूसरी बॉडी के अंदर जो दूसरी बॉडी थी जिसपे छोटा चार्ज था, जिसपे कम चार्ज था, उसके ऊपर इंडक्शन की सफिशिएंट संभावना है। ऐसा करने से ये हो सकता है कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी दूसरी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करने लग जाए, इस बात की पूरी पूरी संभावना है। तो मेरे प्यारे जवानों, मैंने संभावना बोला है, हर बार नहीं बोला है, इसलिए प्लीज अलर्ट रहें स्टेटमेंट्स में, क्योंकि पेपर में एसेरेशन रीजन का सवाल आएगा। मेरा मकसद है आज भी कि आप 100 आउट ऑफ 100 लेकर आएं, और जवानों मैं विश्वास दिलाता हूं आप ईमानदारी से काम करो, 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, है ना। ये तो छोटा सा काम है, पढ़ाई लिखाई का काम तो बड़ा छोटा सा होता है, सिंपल सा होता है, नंबर लाने बड़ा ही आसान है, बस ईमानदार रहें आप। तो प्यारे जवानों, आई होप आपको बेसिक बातें समझ में आई। मैंने यहाँ पर सारी बातें आपको बता दी हैं, इंडक्शन में क्या होगा और कंडक्शन में क्या होगा और फ्रिक्शन में क्या होगा। अब चलते हैं आगे, और मेरे बहादुर जवानों वक्त आ गया है कि अब मैं कूलम्ब्स लॉ की शुरुआत करूं। हाँ तो प्यारे जवानों, कूलम्ब्स लॉ की बात करते हैं। भाई साहब कूलम्ब्स लॉ क्या है, ये बात अच्छे से भेजे में फिट बैठा लो कि क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। कूलम्ब्स लॉ भाई साहब, यदि हमारे पास पॉइंट चार्जेज हैं, क्या है भाई साहब, पॉइंट चार्जेज हैं, कहाँ पे है भाई साहब, रेस्ट पे हैं, किसके अंदर रखे हुए हैं भाई साहब, वैक्यूम के अंदर रखे हुए हैं, है ना। यदि पॉइंट चार्जेज रेस्ट पे वैक्यूम के अंदर रखे, मान लो एक पॉइंट चार्ज Q1 है, एक दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, भाई साहब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्ट वैल्यू में लिख रहा हूँ 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। यहाँ पर एक चीज नोट डाउन कर लें, डू नॉट यूज साइन ऑफ Q, भाई साहब साइन ऑफ Q यूज ना करें वाइल कैलकुलेटिंग मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। भाई साहब फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते समय चार्ज का साइन पुट ना करें। भाई साहब ये जो सिंबल है ना एप्सिलॉन नॉट, इट इज नॉन एज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस पे नोट लगा हुआ है, फ्री स्पेस इसलिए क्योंकि फिलहाल वैक्यूम में रखे थे, इसलिए हमने फ्री स्पेस या वैक्यूम यूज कर लिया। तो ये जो ई नोट है, दिस इज द एप्सिलॉन नोट, दिस इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और इट इज ऑफ द वैक्यूम। प्यारे जवानों, इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई साहब ये जो R है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस है ही, F जो है ये फोर्स है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, अब मैं एक बात और यहाँ पे बता देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पर जो ये कांस्टेंट यूज हुआ है, जो हम जो यहाँ पे मैंने रिश्ता लिखा था, हम उस रिश्ते को इस तरीके से भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पर जो K होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसकी यूनिट होती है, ये यूनिटलेस नहीं होता, इसकी डायमेंशन भी होती है, यूनिट भी होती है, पेपर में आ सकती है, ध्यान रखना है। कैसे निकालोगे, इसको एक तरफ रखो, बाकी मसाला दूसरी तरफ, तो इधर रखोगे तो इसकी यूनिट आ जाएगी न्यूटन, ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये नीचे आएगा कूलम -2, ये इसकी यूनिट होती है। डायमेंशंस निकालेंगे तो इंटरेस्टिंग बात है, जब हमें K की डायमेंशन निकालनी है तो F की डायमेंशन, R² की डायमेंशन, और भाई साहब नीचे आएगी Q1 और Q2 की डायमेंशन। यहां पर एक बात समझो, जो फोर्स की डायमेंशन है वो तो है M1 L1 T-2, आनी चाहिए कि कैसे आई, नहीं आ रही तो याद कर लो भाई फिलहाल, है ना। ये डिस्टेंस है, दिस इज L2, ये चार्ज है। मैंने चार्ज की डायमेंशन नहीं बताई थी, तो यहाँ पर देख लीजिए, हमें मालूम था 10th क्लास में पढ़ा था I = dq/dt, 12th में पढ़ा है वैसे हमने, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं चार्ज दैट इज इक्वल टू डेल्टा Q, और dq लिख रहे हो तो dq = I × dt, दिस इज द फंडामेंटल, सो एम्पियर इंटू टाइम। तो भाई साहब एम्पियर के लिए A यूज करें, टाइम के लिए T, ये 1 का हुआ, 2 बार है तो 2 लिख दिया हमने। भाई साहब कुल मिला के जो उत्तर आएगा अब वही है K की डायमेंशंस, वो आ जाएगा M1, L की वैल्यू तो 3 हो गई है ना। T की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब -2, और ये ऊपर चला जाएगा -4, और A की वैल्यू कितनी हो गई है भाई साहब, ध्यान से देख लो, -2। अरे इंटरेस्टिंग बात होगी, 1 2 3 और 4, वाह। इसको अरेंज करोगे ना, यदि 1 फिर 2 माइनस के साथ, है ना, फिर 3 फिर 4, देखो साइन भी उल्टे आ रहे हैं, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, समझ रहे हो। याद रखने के लिए ऐसा याद रख सकते हो, है ना। ये है K की डायमेंशन। अब यदि एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पूछे, भाई साहब इसके बिल्कुल उल्टी आएंगी। मतलब क्या बताया मैंने आपको
आप यहां पर क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट की बात करेंगे, एसआई यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम था, इससे उल्टा आने वाला है आंसर। आंसर क्या बन जाएगा इससे उल्टा, सी की पावर तो 2 कर दो, एम की -2 कर दो, न्यूटन की -1 कर दो, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आने वाला है वो भी पलट दो। भाई साहब एम की -1 कर दो, यहाँ पे ए की कर दो +2, एल की कर दो -3 और टी की कर दो +4। ये आप सबको अच्छे से मालूम हो जानी चाहिए। पहले जवानों जनरली हम लोग एमएलटी को एक साथ लिखते हैं और ए जो भी बाकी है उसको लास्ट में लिख देते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप ए को बीच में लिख रहे हो तो भी सही है, कोई इश्यू नहीं है, पंगे वाली बात नहीं है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। यहां पर अब जो बात बताने वाला हूं मैं, दैट इज द इंटरेस्टिंग थिंग कि भाई साहब एक चार्ज हमारे पास Q1 रखा है, एक दूसरा चार्ज रखा है Q2। हमें वेक्टर फॉर्म में इसका आंसर निकालना है, पहले वाले के ऊपर दूसरा कितना फोर्स लगाएगा। भाई साहब पहले वाले पे दूसरा कितना फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसका नाम जरूर लिख ले, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये मतलब है इसका। तो इसके ऊपर लगेगा, भाई साहब जिसके ऊपर लगेगा ना, ध्यान रहे हम दोनों को अभी पॉजिटिव ले रहे हैं या दोनों को नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो भाई साहब अब ये जो फोर्स इस पे लगाएगा, तो मैंने लिखा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दिस इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप बगल में लिख सकते हो K की वैल्यू वही है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब थोड़ा सा आगे चलो, अभी जो मैंने लिखा इसमें मैंने कहीं पर भी एरो नहीं लगाया, मतलब मैंने स्केलर फॉर्मेट लिखा है, लेकिन वेक्टर निकालना चाहते हैं हम, तो भाई साहब डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी। तो अब की बार मैं इसके ऊपर वेक्टर लगा रहा हूं, तो भाई साहब डायरेक्शन में लिख दूंगा, और डायरेक्शन जब मैं लिखूंगा तो सीधी सी बात है इसके ऊपर ये वाला बंदा इधर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस डायरेक्शन में आया, तो इस डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर मान लिया 2 से लेके 1 की तरफ, दिस इज द यूनिट वेक्टर, इट ओनली इंडिकेट द डायरेक्शन, नथिंग एल्स। ये सिर्फ ये बता रहा है कि भाई इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है और कुछ नहीं। सिमिलर तरीके से आप लोग यदि यहां पे लिखना चाहते हो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो बाकी सब चीजें सेम आएंगी, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन इस दूसरे के ऊपर जो पहला फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा। शॉर्ट नोट्स में ये चीज जरूर लिखते जाए, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो, है ना। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इधर आएगा, तो जब आपने R21 यूनिट वेक्टर 2 से 1 इधर माना था, इस तरफ माना था, तो इस तरफ क्या मानोगे आप, R1 से लेके 2 यूनिट वेक्टर इधर मान लोगे, तो R1 से लेके 2 यूनिट वेक्टर ये आपने इधर मान लिया है। गौर से देखो ध्यान से, ये चीज और वो चीज मैच हो रही है, और ये दोनों तो एक दूसरे के उल्टे हैं। किस किस के उल्टे, R21 और R12 एक दूसरे के उल्टे हैं, कैप लगा हुआ है, मतलब सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है। भाई सीधी सी बात है, हम लोग कहेंगे ईस्ट की तरफ जाना है या वेस्ट की तरफ जाना, तो दो उल्टी डायरेक्शन है, दो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, तो वही बात हम लोग यहाँ कह रहे हैं। तो मेरे भाई कुल मिलाकर यहाँ से बात आती है कि F12 और F21 दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इट फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ, आपके सामने ही आया है, यहीं से कंक्लूजन निकाला हमने कि न्यूटन थर्ड लॉ को ये फॉलो कर रहा है। कैसे कर रहा है फॉलो, देखो डायरेक्शन आई है अपोजिट, और भाई साहब सीधी सी बात है मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। पहले का मैग्नीट्यूड देख लो, दूसरे का मैग्नीट्यूड देख लो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आया है, लेकिन डायरेक्शन क्या आई है भाई साहब, डायरेक्शन क्या आई है भाई साहब, अपोजिट आई है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। मेरे प्यारे जवानों, आई होप ये बात समझ में आई। यहाँ पर कई बार ये पूछ लेता है कि वेक्टर फॉर्म का हमें कुछ फायदा बताओ, तो पहली बात तो हम यही बता देंगे, it is the benefit or the it is the conclusion drawn from the vector form of the Newton's third law, कि भाई साहब ये मतलब सॉरी वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ, हाँ वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। इट फॉलोज थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स, ये जरूर लिख देना, है ना। दूसरा हम यहाँ से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, ये सिग्निफिकेंस भी हैं दोनों की दोनों। किसकी सिग्निफिकेंस है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ की सिग्निफिकेंस है। यहाँ पर एक बात समझने लायक है, चलो वो मैं इसी पेज पे बता देता हूँ। भाई साहब इस यूनिट वेक्टर को हम लोग वेक्टर की फॉर्म में लिखते, आप सबको मालूम होना चाहिए कि कभी भी यूनिट वेक्टर को लिखा जाता है तो हम लिख सकते हैं आर वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मॉडुलस। जरूरी नहीं है कि मॉडुलस को हम ऐसे लिखें, हम कई बार मॉडुलस को नॉर्मली ऐसे भी लिख देते हैं। वही बात यदि हम यहाँ लगाएंगे तो फोर्स जो आएगा पहले का दूसरे पर या दूसरे का पहले पर, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, तो जो जैसा है वैसा लिख देता हूँ मैं, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन इस यूनिट वेक्टर की जगह पे क्या लिखोगे, वेक्टर, तो 1 से 2 वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मॉडुलस, उसको तो हम आर ही ले रहे हैं, तो कुल मिलाकर वो आर आएगा, तो नीचे वाला क्या बन जाएगा, क्यूब। इसको थोड़ा अच्छा लगे इसलिए ऐसा लिख देते हैं, चाहो तो ये 1 2 लिखा है, यहाँ पर भी 1 2 लिख सकते हो। कुल मिलाकर बात ये है कि भाई साहब अब यहाँ पर देखोगे आप, फोर्स जो है वो आर की पावर 3 के प्रोपोर्शनल है, ऐसा आपको सिर्फ दिख रहा है, ऐसा है नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ आर की पावर 3 दिखाई दे रही है, तो ऊपर मल्टीप्लाई में भी तो आर है,
मल्टीप्लाई में भी तो आर है, फिर तो हर बार, फिर तो ऐसा करो आप आर की पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 10 से नीचे कर दो तो नीचे आर की पावर 13 हो जाएगी। तो क्या फोर्स आर की पावर 13 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? नहीं हुआ। ये सिर्फ दिखने का तरीका है, आपको मालूम होना चाहिए। कई बार वो ऑप्शन दे सकता है, चारों में पूछ सकता है वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ की क्या है, तो ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो भी सही है, या ऐसा लिखा हुआ मिलता है, या ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो भी सही है। ध्यान रहे यहां पर मिलेगा तो टोपी लगी हुई मिलेगी ऐसे फॉर्मेट में, जब नीचे आर स्क्वायर मिलेगा तो, और जब नीचे आर क्यूब मिलेगा तो भाई साहब ऊपर वेक्टर लगा हुआ मिलना चाहिए। यदि ऊपर वेक्टर नहीं लगा हुआ गलत है। कई बार यहां पर पूछ लेता है कि भाई फोर्स का ग्राफ बना के दिखाओ आर के रिस्पेक्ट में। भाई साहब फोर्स का फॉर्मूला देखा हमने, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, नीचे आ रहा है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मैंने बता रखा है भाई साहब कि आर जब जब आप ग्राफ प्लॉट करें तो ऐसे ही प्लॉट करें, जो एक्स एक्सिस पे लिखा उसको एक्स माने, जो वाई एक्सिस पे लिखा उसको वाई माने। तो कुल मिलाकर जब हम इसको एक्स एक्सिस की भी देख रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर, और जो फोर्स है ये तो y पे लिखा हुआ है तो हम इसको लिख देंगे y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ये ऐसा रिश्ता बनेगा भाई साहब यहाँ पे, है ना, ये ऐसा रिश्ता था, ये ऐसा रिश्ता आ जाएगा। कुल मिला के जब ये ऐसा रिश्ता आ गया है, इसका मतलब है ये वाला रिश्ता ऐसा है, और ये जो r लिखा हुआ था मैंने इस रिश्ते को x में लिखा है तो ऐसे बन जाएगा। r को मैंने x लिख दिया जो x एक्सिस पे था, तो कुल मिलाकर जो हमारा ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा। लेकिन भाई ध्यान रहे आजकल थोड़ा चालाक बन गया है एग्जामिनर, वो आपसे पूछता ही नहीं कि भाई साहब ये जो ग्राफ है वो f वर्सेस r का बनाओ, वो कहता है 1/r का बनाओ या 1/r स्क्वायर का बनाओ, या मतलब समझ रहे हो r स्क्वायर के साथ बनाओ, इस तरह से कहने लगा है। यदि आप चाहते हो कि ये चीज़ें याद रहें तो जो रूल बता रहा हूँ उसको घोट के पी जाओ। f इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है ना, तो f जो y एक्सिस पे लिखा है इसको y मानो, प्रोपोर्शनलिटी का निशान लगाओ, 1/r को x मानो, तो 1/r को x मानोगे तो x स्क्वायर आएगा, y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आएगा। कुल मिलाकर जो ग्राफ बनने वाला है वो ऐसा बनने वाला है। अब आप कहोगे जी तो बड़ा अजीब सा ग्राफ, आज तक हमने देखा ही नहीं बेटे, हमने तो काबुल भी नहीं देखा, एग्जिस्ट तो कर ही रहा है ना बेटे, हाँ, और तुमने काबुल देख लिया है तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तुमने कोई और दूसरा शहर नहीं देखा होगा, जरूर कोई ना कोई नहीं देखा होगा, है? तो भाई साहब देखो ऐसा है प्यारे जवानों, थोड़ा सा आपको अपने विचारों के ऊपर थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है कि ज़्यादा फालतू बातों में हमारा ध्यान ना जाए, है ना, काम की बातों में ध्यान जाए। इसलिए ये नहीं आना चाहिए कि जी ऐसा तो कभी देखा ही नहीं मैंने, हाँ। हाँ, यहाँ पर देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन आने वाला है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, और 1/r स्क्वायर मैंने कहा ना, जो यहाँ लिखा है उसको एज सच x से रिप्लेस कर दो, जो यहाँ लिखा है उसको एज सच y से रिप्लेस करो, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x आया। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये स्ट्रेट लाइन आई। अब इसी के ऊपर वो एक सवाल देगा, लेकिन सवाल मैं अभी नहीं कराऊंगा, ये मैं अगली क्लास में कराऊंगा, तब आपको और समझ में आएगा, है ना। अभी आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए थी मेरे प्यारे जवानों, मेरे बहादुर जवानों। ये था कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ का एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर बच गया है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मेरे भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? ये दो बात बताता है भाई, दो बात क्या बताता है? फोर्स ऑन वन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ड्यू टू टू विल नॉट डिपेंड ऑन नेबर्स। ये नेबरहुड के चार्जेस पे डिपेंड नहीं करता है। पहला दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगा वो उतना ही लगाएगा, दूसरा पहले पे कितना लगाएगा उतना ही लगाएगा, तीसरा है तो भी, चौथा है तो भी, पांचवा है तो भी, उनके आपस की म्यूचुअल इंटरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात जो ये है, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जो निकालोगे वो वेक्टर अलजेब्रा का यूज करके निकालना है, वो सबका वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेज। बेटर है कि आप इसको ऐसे लिख लो, फोर्स ऑन वन निकालना है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 एंड सो ऑन, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। आप ऐसे लिखें, ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे प्यारे जवानों, ये थी काम की बात जो मैंने जल्दी से आपको समझा दी है। अब मैं इसका एक यूज़ करना सिखा देता हूँ, है ना। इसका यूज़ करना कैसे सीख देते हैं, कई बार हमसे वो पूछ लेता है, पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में आप लोग लिख के बताइए भाई साहब पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में लिख के बताइए। देख लेते हैं भाई साहब, पोजीशन वेक्टर की टर्म में भी लिखना सीख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के दोनों पॉइंट अच्छे से भेजे में फिट हो जाने चाहिए। भाई साहब हमारे पास दो चार्ज ले लिया हमने, एक चार्ज यहाँ ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर ले लिया r1 वेक्टर, एक चार्ज यहाँ ले लिया, दूसरा ले लिया पोजीशन वेक्टर ले लिया r2 वेक्टर। ये चार्ज है भाई साहब q1, ये चार्ज है भाई साहब q2। पहले ने दूसरे पर फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में लग गया, दोनों ही चार्जेस प्लस के थे, तो फोर्स ऑन
2, ये 2 लिख दिया क्या मैंने, चलो कोई बात नहीं 2 लिख दिया, मैं 1 लिख देता हूँ थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ये Q1 है, ये Q2 है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इस तरफ रहेगा, है ना। तो जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, थोड़ी देर पहले हमने वैल्यू देखी थी K Q1 Q2 अपॉन R आएगा, लेकिन R आएगा यहाँ से यहाँ तक का, ना कि ये और ये, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये गलती होती है भाई साहब, ये डिस्टेंस लेनी होती है R2 से लेके 1, है ना। इसके वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, है ना। ये जरूर आप लिख लेंगे, यहाँ पर मॉडुलस और उसका क्या लगा देंगे हम लोग, स्क्वायर। भाई साहब ये सीक्वेंस थोड़ा सा देख लेना, है ना। और यहाँ पर लगा देंगे डायरेक्शन, और डायरेक्शन कौन सी है, इधर है, R2 से लेके 1 यूनिट वेक्टर। ये इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे ही फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 लिखना होता तो सेम ऐसे लिखते, Q1 Q3 अपॉन R वेक्टर मॉडुलस स्क्वायर R3 1 यूनिट वेक्टर। तो कुल मिलाकर यदि हमें टोटल फोर्स निकालना होता, तो नेट निकालना होता, नेट का नाम हम ये लिख रहे हैं F1, तो वो इन दोनों का सम होता। तो KQ1 देखो दोनों में ही आ रहा है, KQ1 KQ1 कॉमन ले लो, तो अंदर बचता भाई साहब Q2, और यहाँ क्या बचता भाई साहब R वेक्टर, इसका मॉडुलस का स्क्वायर और R21 कैप। ऐसे ही बचता Q3 डिवाइडेड बाई R वेक्टर मॉडुलस का स्क्वायर R31 का कैप। ऐसे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। ये तो थी बात दो चार्जेस के लिए। यहाँ पर Q3 आप यहाँ पे मान सकते थे, और इसके कारण यहाँ पर फोर्स लग जाता, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। आप चाहते तो इन दोनों का एक पैरेललोग्राम बनाते और इस डायरेक्शन के अंदर आ जाता नेट फोर्स, जो आपने ये निकाला है। यदि n चार्जेज होते यहाँ पे, n चार्जेज होते भाई साहब, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते F1 वेक्टर जो था वो KQ1 आता, और समेशन कर देते, I की वैल्यू को हम वेरी करते, कहाँ से कहाँ तक करते, ये Q2 है, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, मतलब ये वेरिएबल है। फिर R देखो ये 2 था, ये भी 2 है, तो ये I लगा दो, ये 1 लगा दो, कैप लगा दो, नीचे R वेक्टर, और नीचे भी R21 था तो 21 ही लिखोगे, यहाँ 3 था तो 31 ही लिखोगे, हर बार R तो नहीं लिखोगे, है ना। जैसे यहाँ पर 21 लिखा हुआ तो यहाँ भी 21 लिखोगे, यहाँ 31 है तो 31 ही लिखोगे, ये बेटर तरीका है। तो इसलिए आप यहाँ पर भी लिखेंगे तो I1 लिखेंगे, मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर, और इसके अंदर I की वैल्यू कहाँ से 2 से लेके n तक वेरी कर जाएगी, ये बात आपको समझ लेनी है, ठीक है। फोर्स ऑन 1 निकाल रहे थे तो इस तरीके से वेरी कर जाएगी, एक बेसिक बात है। लेकिन वो पेपर में पूछता है पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में, ना कि इसकी टर्म्स में। जो पोजीशन वेक्टर के टर्म में पूछेगा, ये वाली बात मैं बता रहा हूँ ना, ये अक्सर कम पूछी जाती है, लेकिन फिर भी यार अभी वक्त है, आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आप 100 मार्क्स ले आएंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कोई चीज़ छूटे, इसलिए मैंने वो बता दिया। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का खेल सारा ही है, इसलिए क्यों छोड़े हम लोग, है ना। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर यदि हम देखें तो हम बेटर है कि इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिख लें। तो भाई साहब यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मॉडुलस, इसी चीज़ को हम लोग यूज़ करके यहाँ लिखेंगे। तो जब हम इसको यहाँ मॉडिफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स ऑन 1 वेक्टर, थोड़ा सा आगे मूव कर लेता हूँ मैं इसको। फोर्स ऑन जो 1 वेक्टर आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी KQ1 समेशन I इक्वल टू 2 से लेके n QI डिवाइडेड बाई, अब देखो इस यूनिट वेक्टर की जगह पे ये लिखना है R वेक्टर डिवाइडेड बाई R का मॉडुलस। तो भाई साहब R वेक्टर I से लेके 1, और नीचे R वेक्टर I से लेके 1 मॉडुलस और इसका क्यूब, क्योंकि क्यूब हो जाएगा, थोड़ी देर पहले हमने देख भी लिया था। अब बेटे एक चीज़ अच्छे से समझ लेना, भेजे में फिट बैठा लेना एक छोटी सी बात, और वो बात क्या है, वो बात ये है भाई साहब कि यदि हमारे पास, मैं चेंज ले लेता हूँ थोड़ा सा कलर का, भाई साहब यदि हमें ये वेक्टर निकालना है, ध्यान रहे जब ये वेक्टर हमें निकालना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कहता है कि फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख दो। याद रहे बेटे एक चीज़ कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मैं इसको पोजीशन वेक्टर की टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। आप अब ये मत समझना कि आया कहाँ से, भाई साहब ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन से है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसको समझ सकते हैं, वक्त की कमी इसलिए मैं समय खराब नहीं करवाना चाहता। तो मैं सीधी सी बात है, यहाँ पर भी मैं जाऊँगा तो देखो आप डायग्राम को एक बार दोबारा से देखो, जब मेरे को 2 से 1 की तरफ जाना है तो मैं 1 - 2 लिखूंगा, ठीक है ना। ये R1 वेक्टर है क्योंकि पहले का लिया है, ये R1 वेक्टर है, भाई साहब क्यों नाराज हो रहा है, कोई बात नहीं, है ना। ये R1 वेक्टर है, दिस इज R2 वेक्टर, है ना। तो इसलिए फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यही लिखना होता है। तो जब हम I से लेके 1 जाएंगे, 2 से लेके 1 जाएंगे, तो हम R1 लिखेंगे, फिर माइनस R2 लिखेंगे, सेम ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हम लिख पाएंगे RI1 वेक्टर इक्वल टू, I से लेके 1 जा रहे हैं तो फाइनल ये हमारा 1 है, तो R1 वेक्टर माइनस RI वेक्टर। इस बात को सिर्फ आप यहाँ पुट कर दो और इस जगह पुट कर दो, तो F1 वेक्टर जो आएगा भाई साहब वो आएगा KQ1 समेशन I इक्वल टू 2 से लेके n QI, और RI1 की जगह ये लिख दोगे आप ब्रैकेट R1 वेक्टर माइनस RI वेक्टर, और जो नीचे आएगा वो आएगा भाई साहब R1 वेक्टर माइनस RI वेक्टर, इसके मॉडुलस का क्यूब।
इसके मॉडुलस का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ये बात हम अच्छे से समझ लेंगे। तो मेरे प्यारे जवानों, आप लोग अच्छे से समझ गए इस बात को कि भाई साहब किस तरीके से हम लोग यहाँ पर पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिख रहे थे। ध्यान रखना नीचे की तरफ जो लिखा हुआ है भाई साहब ये मॉडुलस का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है भाई। ध्यान रखना पहले मोड लगाना है और फिर उसका क्यूब करना है ना। पीछे भी हमने ऐसे ही करा होगा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई थी ना। हाँ सही है ना। तो भाई साहब देख लेना आप लोग। ओके, तो प्यारे जवानों अब हमने जो सीखा है इसका यूज करने का वक्त आ गया है। पहले एक छोटी सी बात हम लोग और डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। प्यारे जवानों हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, अगेन दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, दोनों वैक्यूम के अंदर रखे हुए हैं। तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगने वाला है, मतलब यहाँ पर मैं नाम भी लिख देता हूँ, मैं ये भी लिख देता हूँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मैं ये भी लिख देता हूँ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये जो लिखा हुआ है ये नेट फोर्स ऑन 1 है, और ये जो लिखा हुआ है नेट फोर्स ऑन 2 भी है। मेरे प्यारे जवानों पहला दूसरे पर जो लगा रहा है उतना ही दूसरा पहले पे भी लगाएगा, उतना ही पहले के ऊपर लगने वाला नेट भी होगा, उतना ही फोर्स इन वैक्यूम भी होगा, और इसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। प्यारे जवानों अब बात समझने की है, यदि हम लोग Q1 और Q2 दोनों चार्जेज हैं, लेकिन अब की बार यहाँ पर वैक्यूम नहीं है बल्कि कोई मीडियम है, और जब कोई मीडियम आ गया है तो अब यहाँ पर आप समझना एसर्शन रीजन में सवाल पूछा जा सकता है, पहला दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगा। यदि वो लिखता है कि मीडियम में रख दिया है और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बताओ या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बताओ, ये तो बराबर ही होना है, न्यूटन लॉ फॉलो होना ही होना है भाई साहब। ध्यान रखना अब यहाँ पर जो वैल्यू लिखने वाले हो वहां पर एप्सिलॉन नॉट ही आने वाला है। मेरे भाई क्या बोला मैंने, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का पहला पॉइंट क्या था, शायद मैंने यहां लिखा नहीं, क्या मैंने लिखा तो था भाई, है ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जो पहला पॉइंट था वो क्या था, ये लिखा हुआ कि पहले के ऊपर जो फोर्स लगेगा दूसरे के कारण वो किसी तीसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। तो वही बात यहाँ पे लगानी है कि भाई साहब पहले के ऊपर दूसरा जो चार्ज लगाएगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि यहाँ पे आसपास मीडियम कौन सा है, वैक्यूम है, कुछ और है। इसलिए पहला दूसरे पर तो एग्जैक्टली उतना ही फोर्स लगाएगा जितना पहले लगा रहा था। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि पहले के ऊपर जो लगने वाला नेट फोर्स है या दूसरे के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स है, जिसको हम कह सकते हैं फोर्स इन द मीडियम, ये बदल जाएगा। इसकी जगह आएगा 1/4πε। दिस इज नॉट द एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझना है, यहां पर ये बात समझने लायक है भाई साहब, ये एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है, एप्सिलॉन के सिंबल के साथ यहां 0 लगा रखा है, लेकिन वहां पर मैंने ऐसा नहीं किया है। तो ये बात आप सब लोग नोट डाउन कर लेंगे भाई। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लें यदि हम, और ये इक्वेशन नंबर 2 ले लें यदि हम लोग यहां पर डिवाइड करना चाहें फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई फोर्स इन मीडियम, मतलब 1/2 करना चाहें, तो ये जो वैल्यू है दिस इज 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और ये जो वैल्यू लिखेंगे दिस इज 1/4πε Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। मेरे प्यारे जवानों ये वैल्यूज कट जाएंगे, 4π कट जाएगा, कुल मिलाकर जो हमारे पास यहाँ पर बचेगा, भाई साहब उस बात को हम लोग यहाँ लिख देते हैं फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई फोर्स इन द मीडियम, और भाई साहब ये बराबर रहेगा किसके, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, दैट विल बी द एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और भाई इस रेशियो को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर कहते हैं। साहब ये जो टर्म है दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जो एप्सिलॉन आर है इसके लिए हम लोग यहाँ पर वर्ड यूज कर देते हैं दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी। दोनों एक ही चीज के नाम है, ध्यान रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी आप सोच रहे हैं कि दोनों अलग अलग बात हैं, दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी। यहां पर एक बात अच्छे से नोट कर लीजिए, अपने शब्दों में लिख लीजिए। जब मैंने यहां पर फोर्स का फॉर्मूला लिखा तो मैंने लिखा K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, तो यहां पर ये जो K है, और यहां पर जो मैंने लिखा है ये वाला K, ये दोनों अलग अलग है भाई, ये दोनों अलग अलग है। ये वाला K वो वाला K नहीं है, ध्यान रखना। ये जो K है दिस इज समथिंग डिफरेंट, मतलब यदि हम यहाँ पर फोर्स इन मीडियम निकालना चाहेंगे तो उसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1/4πε Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और एप्सिलॉन को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, K इंटू एप्सिलॉन नॉट, और 1/4πε0 को आप K लिख सकते थे। तो ये मत समझ लेना कि K अपॉन K 1 हो जाएगा, भाई साहब ऐसा नहीं है, भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बात अच्छे से भेजे में फिटम फिट बैठा लो फिटम फिट, है ना, कि भाई साहब ये जो बात है, ये जो 1/4πε0 वो K है, उसको K लिखना जरूरी नहीं है, उसको आप अल्फा बीटा गामा जो आपका मन करे वो लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये लिखा हुआ है, ये K यूज करते हैं या एप्सिलॉन R यूज करते हैं। तो ये बात आप ध्यान लिख लीजिए, अपने शब्दों में लिख लीजिए।
लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कि भाई ऐसी गलती आप ना करें। यहाँ पर जो K लिखेंगे दिस इज कैपिटल, फिर बोल रहा हूँ मैं दिस इज कैपिटल, दिस इज कैपिटल, कैपिटल K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, और वहाँ पर जो K था दिस इज स्मॉल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, वो तो जस्ट एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यहाँ पर दो बातें मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट जो मैंने वहाँ पर उस समय बताई भी नहीं थी, अब याद भी, अब बता देता हूँ, याद आ गई तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट आप लोग खुद लिखेंगे। कहाँ से लिख लेंगे भाई साहब, बता रखा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ तो जो यूनिट आएगी दिस इज कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। ठीक है भाई साहब, एक बात यहाँ पर और समझने लायक है, ये तो यूनिट है, इसकी वैल्यू है इसकी SI यूनिट में। मैंने वहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू भी हमने नहीं पढ़ी थी। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, ये SI सिस्टम में होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम -2 में। लेकिन यदि इसी की वैल्यू को CGS सिस्टम में देखेंगे भाई साहब, CGS के अंदर इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी यूनिट क्या बन जाएगी भाई साहब, न्यूटन की जगह लिखोगे डाइन, मीटर की जगह हो जाएगा सेंटीमीटर और इसकी जगह हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज -2। जवानों इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 है, इसका मतलब जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू CGS सिस्टम में कितनी आने वाली है, जल्दी बताओ, 1/4 पाई आने वाली है। ये इंपॉर्टेंट बात है और इसको लिखोगे कैसे, ESU स्क्वायर, भाई न्यूटन की जगह लिखोगे डाइन -1, मीटर की जगह सेंटीमीटर -2। तो ये वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। यहां से एक बात तो हम समझ गए कि यदि हम नेट फोर्स की बात करें, जब दो अलग अलग चार्जेस हमारे पास रखे हुए हैं, कोई भी दो चार्जेस हमारे पास रखे हुए हैं, उनके बीच में लगने वाले नेट फोर्स की यदि हम बात करें तो नेट फोर्स बदल जाता है। यदि मीडियम आ गया तो वैक्यूम में ज्यादा फोर्स रहेगा, किसी दूसरे मीडियम में कम रहेगा। जैसे पानी की बात करें तो पहले चार्ज पे दूसरे ने कितना फोर्स लगाया ये नहीं बदलेगा, लेकिन पहले चार्ज के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स बदल जाएगा। सेम ऐसे ही दूसरे चार्ज पे पहले ने कितना लगाया ये नहीं बदलेगा, बल्कि दूसरे के ऊपर जो टोटल नेट फोर्स कितना लगा है वो बदल जाएगा। मतलब यहाँ पर जो मीडियम का फोर्स है वो भी इंक्लूडेड हो गया है। मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको ये मेरी बात अच्छे से समझ में आई है। अब मैं इसका न्यूमेरिकल में यूज़ करना सिखाता हूँ कि किस तरीके से हम सवाल करेंगे। भाई साहब एक तरह के सवाल आते हैं इस तरह के, ये हमारा Q1 चार्ज है भाई साहब, ये हमारा Q2 चार्ज है। इन दोनों के मिड पॉइंट पर ये डिस्टेंस भी A है, ये डिस्टेंस भी A है। यहाँ पर एक Q3 चार्ज रखा हुआ है। तो सबसे पहले चेक करो कि Q3 पर कितना फोर्स लग रहा है, फाइंड फोर्स ऑन Q3। इस तरह के सवाल आने चाहिए भाई आपको अच्छे से, है ना। मैं आपको एंड में कराने वाला हूँ न्यूमेरिकल, लेकिन ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसको यूज़ करना सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पर यदि हम बात करें तो फोर्स ऑन Q3 निकालना है, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 निकलेगा पहले तो, Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर। ऐसे ही फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 निकलेगा, दिस इज फोर्स Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस दे रखी है वो। और फिर यहाँ पर आप डायरेक्शन को यहाँ पर सिंबॉलिक वे में आप ड्रॉ कर लेंगे। पहले वाला मान लो सारे पॉजिटिव थे तो पहला दूसरे के इधर धक्का मार रहा है, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इधर आएगा। सेम ऐसे ही फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 ये इधर धक्का मारेगा, तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 इधर धक्का मारेगा। और यदि दोनों अपोजिट है तो अपोजिट है तो घट जाएंगे, बड़े में से छोटे को घटा दोगे डायरेक्शन बड़े वाली आ जाएगी। तो ये बात यहाँ पर नोट डाउन करने लायक है। ठीक है, एक बात यहाँ पर और समझ लेना है कि कभी कभी यहाँ पर दो तरह के चार्ज मतलब क्वेश्चंस पूछ लेता है। कई बार कह देता है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, कई बार क्या कह देता है कि कोई सिंगल चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में है। भाई जब ये कह देता है ना सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो समझ लेना, जैसे वो कह देगा एक चार्ज Q1 था, एक चार्ज Q2 था, एक चार्ज Q3 था। मान लो सिस्टम पूरा ही इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है फोर्स ऑन ईच इक्वल टू 0। लेकिन जब वो कहता है चार्ज इक्विलिब्रियम में है, मान लो उसने कहा लेट Q1 इज इन इक्विलिब्रियम, मान लो वो कह रहा है Q1 इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब मेरे भाई नेट फोर्स ऑन Q1 जो है वो 0 है। ध्यान रहे जब सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है तो Q1 Q2 Q3 सबका इंडिविजुअल फोर्स 0 है। फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q3 इंडिविजुअल 0 0 0, हर एक पे, प्रत्येक पे सभी का निकाल लो, अलग अलग मतलब प्रत्येक पे सबका अपना अपना निकाला, 0 के बराबर ही आएगा, देख लेना आप। लेकिन इसके अंदर जिसका कहेगा उस पे 0 आएगा, तो इस पे भी सवाल आने की संभावना होती है। आपको इन बातों को अच्छे से समझ लेना है। तो मेरे प्यारे जवानों, अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। आई होप आपको फोर्स वाली बातों तक बहुत सी सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी यदि कोई डाउट है यू कैन आस्क।
ठीक है। तो प्यारे जवानों, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है भाई साहब कि किसी चार्ज के चारों तरफ वो रीजन, जैसे ये चार्ज क्यू है तो इसके चारों तरफ मान लो इतने रीजन में ये किसी दूसरे चार्ज को अफेक्ट करता है, उस पर अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है, उस पर अपनी जोर आजमाइश करता है। जैसे आप अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हो अपने कमरे में, अपने घर में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में, अपने ज़िले में, अपने शहर में, अपने देश में अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहे हो, दैट इज़ योर फील्ड। सेम ऐसे यहाँ पर है, इस चार्ज का अपने चारों तरफ एक रीजन है जिसको हम क्या कहते हैं, इसका फील्ड है। उस फील्ड को नापने के लिए हम यहाँ पर टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और सिंपल भाषा में उसे नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं। तो यदि एक पॉइंट चार्ज है, ध्यान रखना, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है तो हम, चलो पॉइंट चार्ज की बात तो मैं 1 मिनट बाद करता हूँ, पहले मैं एक जनरल स्टेटमेंट बता देता हूँ। किसी जगह के ऊपर मान लो इस जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है ये निकालना है, तो आप मान लो, लेट कर लो, यहाँ पर एक क्यू नोट चार्ज रखा है जिसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगा वो डिवाइडेड बाई क्यू नोट, ये वैल्यू आनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी। ये बात अच्छे से समझ लेनी है, ये बात अच्छे से समझ लेनी है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पॉइंट पे आएगा उसकी एक डायरेक्शन होगी जो फोर्स की डायरेक्शन में ही होगी। यहाँ पर ध्यान रखना भाई साहब, ये जो क्यू नोट है ये टेस्ट चार्ज होता है ना, एंड जो टेस्ट चार्ज होता है बेटे बाय डिफॉल्ट इट इज़ पॉजिटिव एंड स्मॉल, ये पॉजिटिव भी होता है और छोटा चार्ज होता है, ताकि ये ओरिजिनल चार्ज के फील्ड को अफेक्ट ना करे। यहाँ से यदि हम इसकी यूनिट की बात कर लें, तो यूनिट आ जाएगी न्यूटन प्रति कूलम, है ना। CGS यूनिट है कि SI है, ये सबको मालूम है भाई साहब, ये SI यूनिट होती है, ठीक है। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे तो चार्ज का मतलब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाई चार्ज क्यू नोट है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। भाई साहब फोर्स तो आपको पता ही है m1L1T-2 होता है और चार्ज होता है A1T1, कुल मिलाकर यहाँ पर आ जाएगा m1L1T-3A-1। भाई ये बात अच्छे से समझ लेनी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है यहाँ पर। अब मैं आपको अच्छे से बताऊँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। ये कैसी क्वांटिटी है भाई साहब, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब भाई साहब इट हैज़ डायरेक्शन। अब इसकी डायरेक्शन कौन सी होती है आप समझ लीजिए, इस जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। मैं क्या कह रहा हूं, ये जगह है, दिस इज जगह, इस जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। किसके कारण हमें नहीं मालूम किसके कारण देखना है, लेकिन इस जगह पे देखना है। तो आप मान लीजिए, आप अज्यूम कर लीजिए, आप लेट कर लीजिए कि इस जगह के ऊपर एक क्यू नोट रखा हुआ है जो टेस्ट चार्ज है, बाय डिफॉल्ट इट इज पॉजिटिव। तो वो जिधर दौड़ेगा ना, मान लो वो इधर दौड़ रहा है तो इधर लगा इस पे फोर्स, तो इधर ही है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो वो ऐसे दौड़ता तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो वो ऐसे जाता तो इधर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बताया मैंने, जैसे आपने उसको रखा तुरंत इंस्टेंटेनियसली कहां जाने की कोशिश कर रहा है उसी में। मैं हमेशा ये नहीं कह रहा हूं कि इसको छोड़ दोगे तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, ध्यान रहिए। बहुत अच्छी सी स्टेटमेंट है, क्वेश्चन पेपर में आता है ये सवाल, है ना। असर्शन रीजन बन के आ सकता है कि ऐसा नहीं है कि चार्ज पार्टिकल को छोड़ोगे तो हमेशा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में ड्रॉ कर जाएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे आपने उसको रखा, आपने पुट किया, आपने क्या किया, लेट टेस्ट चार्ज क्यू नोट इज पुट एट पॉइंट पी पॉइंट के ऊपर पुट किया, दिस द पॉइंट पी, है ना। जिधर ये जाएगा इंस्टेंटली जिधर जाने की कोशिश करेगा, जैसे ही रखा तुरंत किधर जाने की कोशिश कर रहा है, उधर ही उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। यदि हम इसी बात को थोड़ा मोटे शब्दों में समझ तो हम क्या कहेंगे, मान लो ये हमारे पास एक प्लस का क्यू चार्ज है, इसके कारण हमें देखना है, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया सोर्स। क्या नाम रख दिया भाई साहब, सोर्स। सोर्स कौन सा है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या बोला मैंने, सोर्स कौन सा है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं साहब, जिसके कारण, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। अब आप बोलो कहां देखना है, मान लो इसके कारण इस जगह देखना है, तो एक लाइन ज्वाइन करो, इस पॉइंट तक किया, इस जगह पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, दूर जाएगा, इसका मतलब साहब इधर हो गया। मान लो कोई कहे जी मैं तो यहाँ देखना चाहता हूँ, देखो ना बेटे इधर जाएगा। कोई कहे जी मैं तो यहाँ देखना चाहता हूँ, कोई ना भाई यहाँ देखो, हमारी रिश्तेदारी तो है नहीं कि यहाँ कोई दिक्कत है, यहाँ भी इधर भी ऐसे आएगा। सीधी सी बात है, कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। भाई साहब अवे रहेगा, किससे अवे रहेगा, पॉजिटिव चार्ज से, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या रहेगा, अवे रहेगा, बट इट विल बी टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज। यदि नेगेटिव चार्ज रख देंगे तो उसके टुवार्ड्स रहेगा। 90% लोगों को ये स्टेटमेंट याद होती है लेकिन यूज़ नहीं करना आता। भाई साहब समझ लो अच्छे से, भेजे में फिट बैठा लो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने रखा यहाँ पर एक माइनस का क्यू, मैंने आपसे पूछा देखो इस जगह पे मैंने रखा है चार्ज, तो ये चार्ज रखा है, इसी के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो ये काम करने वाला है सोर्स। अब आप बताओ कहाँ पूछना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने कहा जी मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, मैंने कहा इट्स ओके, ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो लाइन ज्वाइन करो, नेगेटिव की तरफ एरो लगा दो, यस इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा।
आप कहोगे जी इस जगह पे भाई साहब आप लाइन ज्वाइन करो, आप देखो ये चार्ज कैसा है नेगेटिव, तो इधर ही आएगा। आप मान लो यहाँ रख रहे हो, भाई साहब रख दो, ये रखो यहाँ पे लाइन इसकी तरफ ज्वाइन कर दो क्योंकि नेगेटिव है इसलिए। अब आप कहोगे जी यदि ये मेरा पॉजिटिव होता तो दूर लगा देते एरो, इसकी तरफ नहीं लगाते। ये बात भेजे में बिल्कुल फिट बैठा लो। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी किसी भी जगह पे वो किधर रहेगी, यदि पॉजिटिव चार्ज है, हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो उससे अवे रहेगी, यदि हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो उसकी तरफ रहेगी। मेरे प्यारे जवानों, ये थी काम की बात, खास बात। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है। यदि किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना बेटे, हेजिटेट ना करें प्यारे जवानों, ईमानदारी से पढ़ाई करें। मैं फिर कह रहा हूँ जवानों, आप भारत देश में पैदा हुए हैं जिसमें भगत सिंह जैसे सूरमा पैदा हुए हैं और आप जैसे जाबाज पैदा हुए हैं। तो जवानों बस शिद्दत के साथ लगे रहिए, आपको अपना मुकाम जरूर हासिल होगा। तो प्यारे जवानों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज तक हम पहुंच गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है भाई साहब। पॉइंट चार्ज का मतलब तो समझते ही होंगे, नहीं समझते तो बता देता हूं, जिसकी खुद की डायमेंशन ना के बराबर है एज कंपेयर टू द हम जो डिस्टेंसेस कंसीडर करने वाले हैं। भाई साहब इस जगह पे एक चार्ज रखा है, चार्ज की वैल्यू कितनी है भाई साहब क्यू, ये एक डिस्टेंस, एक आर डिस्टेंस है, इस जगह पे कोई पॉइंट है पी। कोई आपसे पूछता है इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, सीधी सी बात है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, कहाँ से आया कैसे आया, बैकग्राउंड में जाने की आवश्यकता नहीं है। जाना चाहो तो ये लगा लेना, यहाँ से आ जाएगा, जो अभी हमने ये लिखा था ना एफ अपॉन क्यू नोट, वहाँ से आया है। कहाँ गया एफ अपॉन क्यू नोट, इधर ही तो लिखा था मैंने, है ना, कहाँ गया भाई, ये रहा एफ अपॉन क्यू नोट, ये वाला लगा लेना, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पर यदि फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज ई इक्वल टू 1/4 क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना है ये आर स्क्वायर है। यहाँ पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ ग्राफ ड्रॉ करेंगे, डिट्टो वैसे आएगा जैसा पहले आया था, है ना, फोर्स वाले केस में भी कुछ इसी तरह का आया था। यहाँ भी 1/r² करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसा आएगा। ये वाला ग्राफ कॉमन हो चुका है, हो सकता है एग्जामिनर समथिंग न्यू ट्राई करे और ये दे दे, इसलिए अलर्ट अलर्ट बेटे अलर्ट, है ना भाई। ध्यान रहे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो अवे आएगा। ध्यान रहे यदि ये पॉजिटिव है तो अवे आएगा, नेगेटिव है तो एरो इसकी तरफ आएगा। ठीक है, तो प्यारे जवानों ये थी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। जिस तरीके से हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्सेज के लिए पढ़ा था, तो ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात अच्छे से भेजे में फिट बैठ जानी चाहिए भाई साहब। हमारे पास वही बातें हैं दो यहाँ पर भी, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पहला पॉइंट में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू एनी चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाई प्रेजेंस ऑफ नियर बाई चार्जेस की प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसी भी पॉइंट पे, तो उस पर पहले चार्ज के कारण प्लस दूसरे चार्ज के कारण या तीसरे के कारण या चौथे के कारण या nth के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सब का वेक्टर सम होगा। ध्यान रहे वेक्टर लगाना जरूरी है। ये जो ऊपर लगा हुआ है दिस इज वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट एनी पॉइंट। भाई ये बात समझने लायक है, बहुत ज़रूरी है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मेरे प्यारे जवानों, मेरे बहादुर जवानों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई है। मैं इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करना आपको सिखाता हूँ। हमारे पास एक पॉइंट है, लेकिन इस बात को समझाने से पहले मैं एक छोटी सी बात और समझा देता हूँ, दैट इज़ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। भाई साहब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, आप में से ज़्यादातर लोगों को स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन होता है। भाई साहब मैं आपको बता दूँ, इट इज़ जस्ट एन अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट है इन विच टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर केप्ट एट ए डिस्टेंस, जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्जेस को उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, है ना। भाई साहब क्या समझा हमने, एक अरेंजमेंट का नाम है। कई लोग इसके लिए कुछ अलग ही बात लिखते हैं। भाई साहब अलर्ट रहें, आप लोग थोड़ा सावधान रहें, घातक चीज़ें हैं ये, है ना, ऐसी खतरनाक चीज़ें यूज़ ना करें। मेरे प्यारे जवानों, यहाँ पर एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। भाई ये बात समझने लायक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, एक चार्ज है हमारे पास माइनस का क्यू, इससे कुछ दूरी पे डी डिस्टेंस पे रखा है मान लो प्लस का क्यू, तो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कह रहे हैं। और इस इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नाम की फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, और वो क्या कहती है भाई साहब, चार्ज गुणा में डिस्टेंस डी, इसको हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है।
और इसकी जो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव की तरफ। मतलब इस अरेंजमेंट में नेगेटिव कहाँ है, इधर, पॉजिटिव कहाँ है, इधर। तो माइनस से प्लस की तरफ यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा जो इस डायरेक्शन में होगा। मेरे प्यारे जवानों, बहादुर जवानों, आई होप समझ में आया है ना। अभी कुछ लोग पता है क्या कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं हमारे पास एक चार्ज है प्लस का 3 माइक्रो कूलम लिख दिया, चलो मैंने, यहाँ पर एक है वो माइनस का 3 माइक्रो कूलम है, दोनों के बीच में 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। बताओ डायपोल मोमेंट क्या होगा, कोई भी एक वैल्यू लिख दो। 3 माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, सेंटीमीटर का भाई साहब मीटर बना लो, यही जो वैल्यू है यही डायपोल मोमेंट है। इसकी यूनिट क्या आने वाली है, सीधी सी बात है चार्ज, और इसकी ऐसा यूनिट की बात करूँ तो चार्ज के लिए तो कूलम आएगी और डिस्टेंस के लिए क्या आएगी, मीटर। इसका मतलब मैं लिख दूंगा कूलम मीटर। ध्यान रहे दिस इज नॉट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दोनों छोटे लिखे जाते हैं, सी बी और एम बी, लेकिन ये क्या है, सी कैपिटल और एम क्या है, स्मॉल है। दिस द कूलम मीटर। ये वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे, यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव इस डायरेक्शन में हो जाएगी। मेरे प्यारे जवानों आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ दैट इज द क्वाइट इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, यू मस्ट हैव टू लर्न दिस, है ना। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से समझना है। ये हमारे पास एक चार्ज है, इस चार्ज को हम -q लिख रहे हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर एक चार्ज है दूसरा जिसको हम +q लिख रहे हैं। भाई साहब ये मिड पॉइंट है, ये एक अरेंजमेंट है ए बी, इसको हम इसका डायपोल कह रहे हैं, डायपोल का मिड पॉइंट है वो O दे रखा है। और भाई साहब मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है यहाँ पर, इसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है P, जिस जगह पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक्सियल लाइन का मतलब एक्सिस के ऊपर। भाई साहब ये बात समझ लेनी है, ये बात समझ लेनी है, अच्छे से समझ लेनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला जाएगा P पॉइंट के ऊपर A के कारण, वो कितना आएगा, KQ1 डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस तो R है, लेकिन ये डिस्टेंस जो हमें A दे रखी है, ये डिस्टेंस भी A दे रखी है। कुल मिलाकर यहाँ से वहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी R+A, और उसका हो जाएगा स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू पॉइंट B, भाई साहब ये जो वैल्यू आने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B, ये वैल्यू हो जाएगी KQ डिवाइडेड बाई R-A इसका होल स्क्वायर। मेरे प्यारे जवानों ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होता है, इसका मतलब इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू A इधर आएगा, वेक्टर लगा देना, और इसके कारण अवे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B अवे जाएगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इन दोनों में से EPB बड़ा है EPA से। क्यों बड़ा है, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है। छोटा कैसे, R में से कोई चीज़ घट रही है तो ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू छोटी है, इसका मतलब भाई साहब डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू ओवरऑल क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है। मतलब EPA वेक्टर एंड EPB वेक्टर क्या है भाई साहब, अपोजिट है। वैसे मुझे पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रिवीजन है, नहीं तो ज़्यादा समय लग जाएगा ना। तो भाई साहब अपोजिट है, इसका मतलब घट जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो नेट वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की आने वाली है बेटे, वो क्या आने वाली है, बड़े में से छोटे को घटा दो, तो KQ R-A का होल स्क्वायर में से KQ अपॉन R+A का होल स्क्वायर हम लोग घटाएंगे। यहाँ पर एक बात समझने लायक थी जो आपको समझ में आ गई होगी कि अपोजिट थे इसलिए हमने ऐसा घटाने वाला इंतजाम किया है। यदि ये ऐसा नहीं होता, अपोजिट नहीं होते, तो हम नहीं घटा पाते। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट था तो बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, इसको सोल्व करके लिख लेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक बात मैं अच्छे से भेजे में फिट बैठा दूँ आपके, पहले मैं इसकी वैल्यू लिख दूँ। इसकी वैल्यू को जब सोल्व करेंगे तो याद है कितना आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी KQ × 4A, है ना, R डिवाइडेड बाई R² - A²⁻²। भाई साहब सोल्व कर लेना, यही आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, यही आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात अच्छी सी समझने लायक है, यदि हम इसका डायपोल मोमेंट P मान लें तो जो डायपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, सिंस डायपोल मोमेंट जो आने वाला है वो चार्ज गुना की डिस्टेंस, दिस इज Q × 2A, तो दिस इज Q, और ये जो है इसको आप 4A को आप 2A × 2 मान लीजिए। तो कुल मिलाकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है P पॉइंट पे, दिस इज K × P, और इसका 2 बचेगा तो इस 2 × R भी लिख देंगे, और नीचे क्या बन जाएगा, R² - A²⁻²। अब ये तो है स्केलर फॉर्म में, लेकिन मान लो इन वेक्टर फॉर्म अपने को लिखना पड़ता है, तो वेक्टर फॉर्म में हम किस तरीके से लिख सकते हैं भाई साहब। वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर बात समझने लायक है। ये वैल्यू देखो मैंने अभी लिखी है, EPB बड़ी वैल्यू है, ये वैल्यू बड़ी है, तो जब ये वैल्यू बड़ी है तो भाई साहब ये वैल्यू बड़ी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इसी डायरेक्शन में आएगा। सोचो डायपोल मोमेंट किधर है, वो भी इधर ही है, मतलब डायपोल मोमेंट भी इधर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इधर है, डायपोल मोमेंट इधर है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो जब वेक्टर फॉर्म में जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो भाई साहब हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ एरो लगा देंगे, वेक्टर वाला निशान लगा देंगे, इसके ऊपर भी और यहाँ P के ऊपर भी। 2KP वेक्टर R, नीचे जो था जैसा था वैसे का वैसा, कोई इश्यू नहीं है।
अब यहाँ पर एक छोटी सी टर्म आती है जिसको हम कह देते हैं भाई साहब शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल क्या होता है ये बात अच्छे से समझ लीजिए। शॉर्ट डायपोल का मतलब होता है कि चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कम हो जाए, हालांकि डिस्टेंस गुणा चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कुछ फाइनाइट आए, कुछ आंसर आए उसका, है ना। मतलब डिस्टेंस डी की वैल्यू 0 की तरफ हो जाए, क्यू की वैल्यू बड़ी से बड़ी होती जाए, लेकिन इस तरीके से आए कि वो एक फाइनाइट रिजल्ट दे। तो शॉर्ट डायपोल के केस में जो डायपोल लेंथ होती है वो बहुत छोटी होती है आर के कंपेरिजन में। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगा पी पॉइंट पर वो कितना बचेगा 2kp वेक्टर। ध्यान रखना जब ए बहुत छोटा हो चुका है तो इसको 0 मान लेंगे, तो ये r की पावर 4 हो जाएगी, ऊपर r है तो नीचे बच जाएगा r की पावर 3, और ये हमारे पास शॉर्ट डायपोल का रिजल्ट आया है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो r की पावर 3 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया है। जो एक सिंगल चार्ज के कारण रिजल्ट आया था उसमें r की पावर 2 होती थी, इसमें r की पावर 3 है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, यदि वो पूछता है तो आप लिख सकते हैं। एक बात और गौर करने लायक थी वो ये थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर थे और एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर है, तो वो भी आपको अच्छे से समझ लेना है। क्लियर है मेरे प्यारे जवानों। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अब मैं ये जो डेरिवेशन मैंने कराया है दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन डायपोल। अब मैं जो कराने वाला हूँ वो ये कराने वाला हूँ कि हमारे पास एक डायपोल है, इस डायपोल पे यहाँ पे प्लस का क्यू चार्ज रखा है, यहाँ पर माइनस का क्यू चार्ज रखा है। ये हमारा सेंट्रल पॉइंट ओ है जो मिड पॉइंट है डायपोल का, ये पॉइंट पी है जिस जगह पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगेन ये डिस्टेंस हमें ए दे रखी है, ये डिस्टेंस हमें ए दे रखी है और ये डिस्टेंस हमें आर दे रखी है। इस माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर सीधी सी बात है इसकी तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए कितना आएगा के Q1 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितनी आएगी ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। सेम इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण भाईजान अभी आने वाला है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड तो यही आएगा। अब बेटे हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए इधर है। अब इनका नेट निकालने के लिए हम कंपोनेंट का सहारा लेंगे। ये वाला एंगल हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो बेटे ये वाला एंगल भी यहाँ पर क्या आने वाला है थीटा। भाई साहब इधर जो हमारा कंपोनेंट है ई पी ए है, इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा दिस इज ई पी ए कॉस थीटा, और जो कंपोनेंट इसका नीचे की तरफ आएगा दिस इज ई पी ए साइन थीटा। प्यारे जवानों इसकी यदि हम बात करें तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। थीटा क्यों होगा, इसके पीछे एक रहस्य है। क्या रहस्य है याद है? आइसोस्केल्स एंगल, दो साइड इक्वल तो दो एंगल से भी इक्वल। भाई साहब ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा होगा क्योंकि डिस्टेंस बराबर थे, तो इसलिए ये वाला एंगल भी क्या आने वाला है थीटा। तो इधर ई पी बी था तो उसका इधर कंपोनेंट देखोगे तो ई पी बी कॉस थीटा आएगा, और ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी ई पी बी साइन थीटा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये साइन थीटा वाली टर्म कैंसिल इसलिए हो जाएंगी क्योंकि ई पी ए और ई पी बी बराबर है और साइन थीटा दोनों में लगा हुआ है, तो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट थे। तो इसलिए नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस जगह पर, वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया वो आ गया हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया, मान लो उसको ई पी कह रहे हैं या ई एक्सियल कह रहे हैं, ये बढ़िया रहेगा, है ना। तो ये आ जाएगा ई पी ए कॉस थीटा प्लस ई पी बी कॉस थीटा। ध्यान रहे दोनों में ही कोस है, लेकिन ये दोनों बराबर ही है, ई पी ए और ई पी बी तो बराबर ही है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई एक्सियल जो आने वाला है इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ई पी ए इंटू कॉस थीटा। भाई साहब ये कलर तो कुछ ठीक सेट हुआ नहीं, आंखों में चुभने लग गए, हम तो भाई साहब ये ले लेते हैं ना। तो भाई साहब ई एक्सियल जो है वो हमारे पास आ चुका है बेटे 2 इंटू ई पी ए। व्हाट इज ई पी ए? ये रहा हमारे पास के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और इस ट्रायंगल में कॉस थीटा निकालेंगे, सारी दुनिया को मालूम है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो दिस इज ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट का मतलब हाफ पावर। तो कुल मिला के जो हमारे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन जो आ जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो भाई 2a इंटू क्यू, ये तो डायपोल मोमेंट बनना ही है, तो भाई साहब बन जाएगा k इंटू डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। ये बात समझने लायक है। भाई साहब यदि हम यहाँ वेक्टर फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर जो वेक्टर फॉर्म बनने वाली है दिस इज द ई एक्सियल लाइन दैट विल बी इक्वल टू के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, लेकिन वेक्टर का निशान लगाना है। वेक्टर का निशान लगाने के लिए आप लोग ओरिजिनल चित्र को देखिए। भाई साहब ओरिजिनल चित्र में आप लोग एक चीज़ पाएंगे कि ये माइनस ए प्लस है, तो माइनस से प्लस इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है डायपोल मोमेंट, है ना। माइनस से प्लस की तरफ जो है वो डायपोल मोमेंट वेक्टर है इस तरफ।
लेकिन यदि आप ध्यान दें तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो इसके अपोजिट आया है, इस डायरेक्शन में आया है, मतलब ई एक्सियल जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट आए हैं। इस वजह से हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि भाई साहब यहाँ पर यदि आप वेक्टर लगाना चाहते हो, है ना, तो वेक्टर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन बस आप इसके आगे माइनस और पुट कर दो, क्योंकि ई वेक्टर और पी वेक्टर दोनों अपोजिट हैं, इसलिए हम लोग ऐसा लिखने वाले हैं। भाई साहब सेम काम जो हमने वहाँ किया था वही काम हम यहाँ भी करने वाले हैं, है ना। क्या किया था हमने वहाँ पर शॉर्ट डायपोल का केस लिखा था, यहाँ पर भी हम शॉर्ट डायपोल लिखेंगे। तो फॉर शॉर्ट डायपोल वहाँ पर भी मैंने एक बात बता दी थी आपको कि जब शॉर्ट डायपोल की हम बात करते हैं तो आर बहुत ही बड़ा हो जाता है ए से, वही बात हम यहाँ भी कहेंगे। कुल मिला के जो ई एक्सियल वेक्टर आने वाला है उसकी वैल्यू आ जाएगी -kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब। यहाँ पर भी वही आ जाएगा। माइनस लगा रहे हो तो ध्यान रहे वेक्टर जरूर लगाएं, नहीं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में तो kp/r³ लिखेंगे। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यदि आप एक्सियल लाइन वाला डेरिवेशन देखेंगे तो वहाँ पर 2kp था और इसके अंदर क्या है kp है। इसका मतलब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि यदि हम ये एक्सियल क्यों वर्ड यूज़ कर दिया यार, मैंने इक्वेटोरियल वर्ड है, ठीक है, ये इक्वेटोरियल वर्ड है बेटे, गलती से मैंने एक्सियल लिख दिया है। आप लोग थोड़ा सा बेटे एक चीज़ आप समझ लीजिए, गलती से मैंने नाम लिखा था, वैसे तो मैंने बोला था कि लेट अस सपोज ऐसा मान लें हम, है ना, तो इसको आप इक्वेटोरियल बदल दीजिए हर जगह, इक्वेटोरियल बेटर रहेगा। इट इज़ नॉट एक्सियल, दिस इज इक्वेटोरियल, है ना, दिस इज़ इक्वेटोरियल बेटर है। अपने पास फैसिलिटी है, मिटा लेते हैं इसको, 1 सेकंड लगनी है, सीख तो रहिए ना आप लोग। वैसे तो कुछ खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो नाम सही है वो यूज़ करें तो बढ़िया है ना। तो ये गलती से फ्लो में मैंने गड़बड़ बोल दिया, कोई बात नहीं है, ये आप इक्वेटोरियल ले लीजिए भाई, ये इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है भाई, ऊपर वेक्टर मत लगाइए, क्योंकि वेक्टर लगाओगे तो इधर भी लिखना पड़ेगा, तो उधर वेक्टर लगा नहीं रखा मैंने, है ना। दिस इज इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। अब मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ तो वो काम की बात थी भाई साहब। यदि अब आप मैग्नीट्यूड का रेशियो लेते हैं, ध्यान रहे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, एक्सियल का वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई इक्वेटोरियल के मैग्नीट्यूड। वहाँ पर मैंने ईपी नाम लिख रखा था नॉर्मली, देखो, लेकिन ये एक्सियल लाइन वाला था तो ई एक्सियल अपन लिख सकते हैं। इन दोनों का यदि रेशियो लोगे तो रेशियो आएगा 2:1, ये बात समझने लायक है, ठीक है। लेकिन दिस इज वैलिड ओनली फॉर शॉर्ट डायपोल, ये भी ध्यान रखना है, ओनली फॉर शॉर्ट डायपोल। और शॉर्ट डायपोल के लिए एक बात आप यहाँ पर लिख भी सकते थे कि जो ई इक्वेटोरियल है वो r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो वहाँ पर भी था, वहाँ पर मतलब पिछले के अंदर भी था। तो मेरे प्यारे जवानों, मेरे बहादुर जवानों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। सारी बातें मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, फिर भी यदि कोई छोटी मोटी बात रह जाएगी, भूल जाएंगे, तो आप लोग याद दिला देना, फिर कर लेंगे, हैं। बाकी ऐसा होने की संभावना नहीं है, ठीक है, क्योंकि यदि मैं आज भूल गया तो मैं क्वेश्चंस में करा दूंगा, डोंट वरी, कवर सारी चीज़ें कराऊंगा, ठीक है। तो भाई अब मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर। एक छोटी सी बात हम लोग सीख लें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसको सीखने से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम टॉर्क डायपोल ख़त्म। आज वैसे गोस थ्योरम वाला पार्ट इसमें हो नहीं पाएगा, ज़्यादा बड़ा मामला हो जाएगा ना। देख लेते हैं एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं भाई साहब? ये जो वर्चुअल लाइन है, दीज आर द इमेजिनरी लाइन्स, दीज आर द वर्चुअल लाइन, दीज गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग electric field in the space, electric field in the space. These will give information regarding electric field in space. electric field में electric field किस तरीके से प्रेजेंट है वो इस जानकारी देती है। माइकल फैराडे ने इनको दिया था। इनका जन्म किसने किया था भाई साहब? किस भाई साहब ने यूज किया था सबसे पहले? फराडी नहीं है ये, माइकल फैराडे, बड़ा सम्माननीय नाम है ना। तो भाई साहब खास बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट ए के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की जानकारी देगा इस ए पॉइंट पर। मान लो इस जगह पर हम ड्रॉ करें इधर, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। इस पॉइंट का नाम बी लिख रहे हैं, इसका नाम हम ए लिख रहे हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट? क्या है कि भाई यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें, इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, देन इट विल गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये बात समझनी है आपको कि यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर यदि हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन आने वाली है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होने वाली है,
ठीक है। तो प्यारे जवानों, ये बात आपको अच्छे से बखूबी समझ लेनी है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की चर्चा कर लेते हैं। भाई साहब प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी क्या क्या हैं जल्दी से बता देते हैं। सबसे पहले दीज लाइंस कैन बी स्ट्रेट और कर्व बट कॉन्टिन्यूस, चाहे स्ट्रेट हो चाहे कर्व हो, लेकिन कैसी होंगी, कॉन्टिन्यूस होंगी। भाई साहब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बट दीज मस्ट बी कॉन्टिन्यूस, है ना। दूसरी बात है, दीज विल स्टार्ट फ्रॉम आइदर पॉजिटिव और इन्फिनिटी, या तो पॉजिटिव से शुरू होंगे इन्फिनिटी से शुरू होंगी, और एंड एट नेगेटिव या फिर इन्फिनिटी, नेगेटिव पे या इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे अभी देख लेंगे, ड्रॉ करेंगे तब समझ में आ जाएगी। दीज विल अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नेवर फॉर्म लूप, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में दीज विल नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। यदि स्टैटिक कंडीशन है तो क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। दिस विल नॉट फॉर्म क्लोज लूप। दूसरी मतलब तीसरी बात, दीज विल नेवर इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है पूछ लिया जाता है। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे थी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो फील्ड लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस जगह पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसका मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, मतलब ए पॉइंट के ऊपर एट ए यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। यूनिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिक नहीं है। इसका मतलब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिक नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा साहब, ये पॉसिबल भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, ये कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। भाई 100 की स्पीड से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करना ना, साथ साथ लिख लेना, अच्छा रहेगा। भाई साहब यदि तुम्हें समझ में नहीं आए तो कह रहा हूँ, नहीं तो बेटर है समझ लो, और इतनी तो हिंट लग जाएगी आपको यदि समझाया तो ईमानदारी से, है ना। कंडक्टर के सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होगा। रीजन क्या है, रीजन इस बात का ये है बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, मान लो ये परपेंडिकुलर नहीं था, तो इसका अलोंग द सरफेस कोई कंपोनेंट आएगा, थीटा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई था तो इधर आ जाएगा ई कोस थीटा, और इधर क्या आ जाएगा ई साइन थीटा। तो कारण क्या रहा, बिकॉज इफ इट इज़ नॉट सो, पूरा क्या लिखना है यार, शॉर्ट नोट्स है तो ये, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो भाई साहब क्या होने वाला है, जो करंट है वो पैदा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट अलोंग द सरफेस है, तो जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे, तो क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा। इसका मतलब आप क्या लिख दोगे, बिकॉज इट विल प्रोड्यूस करंट विदाउट एनी सोर्स, बिना किसी सोर्स के करंट पैदा कर देगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये टर्म जो है ई कोस थीटा ये 0 होनी चाहिए, और ई कोस थीटा 0 होने का मतलब है साहब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे होनी चाहिए। अब अगला पॉइंट हम लोग लिख रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर शायद 5 है, कि कंडक्टर को पास नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस या डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, ध्यान रहे पास थ्रू कंडक्टर। बेटे पिछली प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी दोनों में एक बात लिख लेना, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं है तो भाई साहब ऐसा नहीं होगा। यदि ये इसको पास करके चला गया तो फिर वही बात हो गई, यदि इसके अंदर एग्जिस्ट कर गया तो अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मूव करेंगे तो भाई साहब अगेन देयर विल बी करंट विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, है ना। भाई साहब अगली बात आती है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यदि स्ट्रॉन्ग है, लाइंस क्या रहेंगी, क्लोज रहेंगी, पास रहेंगी। इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि हमारे पास वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफ़ इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो रहेंगी वो कैसी रहेंगी, फार रहेंगी, दूर रहेंगी, पास नहीं रहेंगी, वो कैसी रहेंगी, दूर रहेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मेरे प्यारे जवानों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर एक बात और अच्छे से आती है कि जो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इक्वली स्पेस्ड पैरेलल स्ट्रेट लाइन, तो वी विल रिप्रेजेंट दिस विद द पैरेलल लाइन। वो यहीं से कह देते हैं हम कि यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, छठा पॉइंट का एक इंस्टेंस बना दे तो बेटर है कि यदि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से दे रखा है ना, ये जितनी डिस्टेंस है d उतनी डिस्टेंस यहाँ पर d है, ये पैरेलल है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मान लो मैं कह देता हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है
ये जो डिस्टेंस है ये D1 है, ये जो डिस्टेंस है ये D2 है। सारी दुनिया को दिख रहा है कि D2 बड़ा है D1 से। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है ना। जिधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर जा रहे हैं उधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना जो, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लेंथ वाइज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। क्योंकि ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इसका मतलब इट सॉज अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन शो करती है। बट दिस विल ट्राई टू रिपेल लेटरली, है ना, दिस विल ट्राई टू एक्सपैंड लेटरली रिपेल मतलब एक्सपेंड होने की कोशिश करती हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इट शोज रिपल्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ चार्जेस, सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सन शो कर रही हैं। कैसे हम ये इस प्रॉपर्टी 7 नंबर 8 नंबर जो लास्ट की 2 प्रॉपर्टी लिखाई हैं इनको एग्जांपल से समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा। देखो पहली दूसरी प्रॉपर्टी में मैंने लिखाया था कि देखो मैं अभी जो बता रहा हूँ वो पहली दूसरी प्रॉपर्टी की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी यहाँ पे। मैंने मान लो हमने एक आइसोलेटेड चार्ज ले लिया, आइसोलेटेड चार्ज चाहे प्लस का क्यू है चाहे माइनस का क्यू है, तो भाई यहाँ पर यदि चार्ज रखोगे तो ये उसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा। कुल मिला के ऐसा करने से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो इधर हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो इधर हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर यदि मैंने पॉजिटिव रखा है तो वो दूर जाएगा। तो ठीक है, तो मैंने यदि यहाँ पर पॉजिटिव रखा, ध्यान रहे बेटे मैंने पॉजिटिव रखा है, मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैंने पॉजिटिव रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इससे ड्रॉ करनी आनी चाहिए कि एरो दूर की तरफ जाएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यदि किसी चीज़ की है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टॉपिक में तो वो है एरो की। एरो पूरी तरह से सही होना चाहिए। मान लो ये हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ये इस जगह पे रखा होता तो एरो इसकी तरफ आता, भाई साहब एरो इसकी तरफ आता है ना, एरो इसकी तरफ आता। ये ध्यान से आप ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा सा साफ सुथरा ड्रॉ करें। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है थोड़ी टेढ़ी लाइन हो गई, इसको हटा देते हैं, आप लोग ड्रॉ कर लेना इसको ना, समझ गए कि नहीं। एरो सारे पास में आएंगे। इनकी यदि सिमेट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सिमेट्री होगी वो स्फेरिकल सिमेट्री यहाँ पर होने वाली है। तो गौर से देखो, ये पॉजिटिव से शुरू हुई लाइन इन्फिनिटी पे गई, वही था पहला पॉइंट। ये इन्फिनिटी से आई और नेगेटिव पे आके ख़त्म हो गई। तो पॉजिटिव से शुरू होके आ सकती है या शुरू होके वहाँ पे ख़त्म भी हो सकती है। दोनों बातें यहाँ पर समझने लायक हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा ऐसा ही चार्ज हो। हमारे पास मान लो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज और इस जगह पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन शुरू होंगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होंगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी, पॉजिटिव से शुरू होंगी, नेगेटिव की तरफ जाएंगी। भाई साहब ज़रूरी नहीं है कि सारी इधर ही दिखाओ, थोड़ा सा इधर भी दिखाओ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन जितना इधर दिखा रहे हो उतना इधर दिखाओ, यदि ये दोनों चार्ज बराबर हैं तो। लेकिन मान लो ये चार्ज बड़ा है, ये चार्ज बड़ा है, तो इसमें ज़्यादा लाइन दिखाओ बाहर की तरफ, ये चार्ज छोटा है थोड़ा कम दिखाओ। एक बात यहाँ समझने लायक है, ये गोला बना देता हूँ मैं, ध्यान रही आपस में टच नहीं कर रही है, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, गोला बना दिया मैंने इसलिए टच करते हुए दिखेंगी नहीं आपको ना, दूर दूर आते हुए दिख रही है। एक बात जो ध्यान रखने लायक थी वो था एरो। ये पॉजिटिव था इसलिए दूर 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 दूर, ये प्लस का क्यू था। ये नेगेटिव था इसलिए पास 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 पास, ये माइनस का क्यू था। तो गौर से देखो, ये लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रही है। यही हमने पढ़ा था कि यदि अपोजिट चार्ज है तो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगी, है ना। और यदि ये दोनों ही पॉजिटिव होते मान लो, है ना, दोनों अपोजिट नहीं है बल्कि एक ही जैसे हैं, तो अब ये लाइन जाती यहाँ से इधर आती है और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं, तो वहाँ प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से मुड़ने की कोशिश करती, यहाँ पर भी ऐसे करती, है ना बेटे। इधर अवे होती पॉजिटिव से, इधर भी अवे होती, इधर यहाँ पर आप इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ध्यान रहे, यदि दोनों चार्ज बराबर हैं तो बराबर दिखाओगे। यदि कोई चार्ज बड़ा छोटा दे रखा है तो जो बड़ा चार्ज उससे ज़्यादा फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी, जो छोटा चार्ज उससे कम फील्ड लाइन बाहर निकलेंगी या उसके अंदर जाएंगी। ये ध्यान रख लेना है आपको। तो यहाँ पर गौर से देखो, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक दूसरे पर लेटरल प्रेशर लगाते हुए नजर आएंगे ना। इसका मतलब यहाँ पर जो लाइक चार्जेस हैं तो यहाँ पर रिपल्सन हो रही है। प्यारे जवानों, कई बार क्या आ जाता है, एक सीट आ जाती है और सीट के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे जब ये जानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। इसका मतलब भाई साहब जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म है तो वही बात हमें यहाँ भी नजर आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, ठीक है। दीज आर द पैरेलल लाइन्स। आपको यहाँ पर एक बात और अच्छी सी नज़र आने वाली है। कई बार कह देता है यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है साहब प्लस का क्यू, ये न्यूट्रल प्लेट है, बताओ क्या होगा। भाई साहब ये प्लस का चार्ज है तो इधर आ जाएगा माइनस और इधर क्या आ जाएगा प्लस। तो यहाँ से लाइट जाएगी और इस पर जाके टकराएगी। थोड़ा सा लाइन में ज़्यादा बड़े सर्कल में ले गया, है ना।
हम इसको ड्रॉ कर देते हैं दोबारा से। तो यहाँ से लाइन जाएगी और इसके ऊपर टकराएगी। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये कंडक्टिंग प्लेट है। जब ये कंडक्टिंग प्लेट है तो साहब यहाँ पर ये भी देखना, ये कंडक्टिंग शीट थी, कंडक्टर था जब ही 90 डिग्री पे होगा। यदि कंडक्टर नहीं है तो फिर तो किसी और एंगल पे हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। कंडक्टर है तो किसी और एंगल पे नहीं होगा, ठीक है भाई साहब। यहाँ पर देखेंगे तो 90 डिग्री पर जाने वाला है कंडक्टर, इस वजह से सेम कंडक्टर इस वजह से। ये देखो ध्यान से समझो, ये पॉजिटिव चार्ज था इसलिए शुरू होकर नेगेटिव पे ख़त्म, और इस पॉजिटिव से शुरू होकर बाहर की तरफ जाएगी, बाहर की तरफ जाने वाली भाई साहब ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। क्लियर है? ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है मेरे प्यारे जवानों, मेरे बहादुर जवानों। ये छोटी छोटी नन्ही नन्ही बातें आप सबको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, है ना। ये थी फिर लाइन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। कुछ और चीज़ें हम इन पे क्वेश्चंस करेंगे, उस समय हम देख पाएंगे। अब मैं आपको कराने वाला हूँ, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, हम उस पर टॉर्क पढ़ रहे हैं। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई साहब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसका मतलब इक्वली स्पेस, पैरेलल लाइन्स यहाँ पे दिखा रखी हैं। ये एक डायपोल रखा है, यहाँ पर एक चार्ज है माइनस का, यहाँ पर एक चार्ज है प्लस का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखा है ये ई दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड ई दे रखा है। तो भाई इस नेगेटिव के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। नोट करने लायक बात है, मैंने क्या कहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और उसमें कोई नेगेटिव चार्ज दे रखा है, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। वैल्यू तो वही रहनी है Q इंटू ई, इसके ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, वैल्यू तो वही रहनी है Q इंटू ई, लेकिन मैग्नीट्यूड देखो दोनों का बराबर दिख रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है भाई साहब, अपोजिट। इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो नेट फोर्स आया है डायपोल के ऊपर वो कितना आया है, 0। लेकिन कब आया है 0, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। नहीं होता तो क्या होगा देख लेंगे आगे। भाई साहब यहाँ पर ये माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया साहब थीटा। दोनों के ऊपर ध्यान दें, हमें पॉजिटिव चार्ज पे भी जितना फोर्स लगा उतना नेगेटिव पे लगा, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए नेट फोर्स क्या हो गया बेटे, 0। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने के कारण यहाँ पर टॉर्क पैदा हो जाएगा, और टॉर्क कितना हो जाएगा, जितना हम फोर्स लिखेंगे गुणा में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। भाई साहब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी लाइंस के बीच में, एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, तो ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। मान लो ये जो डिस्टेंस है डायपोल की, इस डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या आना है भाई साहब, थीटा। तो इस ट्रायंगल के अंदर मैं यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है ये लेके दिखा देता हूँ। ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रही है आपको, इस ट्रायंगल में यदि आप ध्यान से देंगे तो ये परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर का नाम हम ए सी लिख दिया मान लो ना, तो बी सी दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज दिस इज डी, दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर आया बी सी दिस विल बी इक्वल टू डी इंटू साइन थीटा। बेटे इस बात को यहाँ पर पुट कर दो, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई डी साइन थीटा। कुल मिलाकर आप गौर से देखो Q इंटू डी को क्या लिख पाएंगे, P। इसका मतलब भाई साहब हमारा जो टॉर्क आ गया वो आ गया पी ई साइन थीटा। अब यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट बातें समझने लायक, वो आप सब लोग अच्छे से समझते चलिए। पहली और ख़ास बात, यदि हम लोग यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म, यदि हम यहाँ वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं, यदि हम वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ टॉर्क वेक्टर लिखेंगे और वो लिखा जाएगा P क्रॉस E। यहाँ पर एक बात समझने लायक है, हम इसको यदि हम ऐसे लिख देंगे E क्रॉस P तो ये गलत होगा, ये गलत होगा। आप चाहते हो E क्रॉस P की डायरेक्शन में लिखना तो उसके आगे माइनस लगाओ, E क्रॉस P, ये सही होगा। ठीक है, ये तीनों बातें नोट कर लेनी अच्छे से, क्योंकि ये A क्रॉस B का कंसेप्ट है, ये हम वेक्टर्स में पढ़ते हैं 11th क्लास में। अभी इस पे ज़्यादा आप चर्चा ना करें तो बेहतर होगा, है ना। तो भाई वेक्टर फॉर्म में आपको P क्रॉस E अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर 2-3 बातें समझने लायक है। जो डायरेक्शन है बेटे, डायरेक्शन किसकी, टॉर्क वेक्टर की, ये परपेंडिकुलर है किसके, P वेक्टर के, पहली बात। दूसरा, टॉर्क वेक्टर परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के, दोनों के ही परपेंडिकुलर है। तो एक पेयर ये रहा जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, एक पेयर ये रहा। ध्यान रखना जो डायरेक्शन है टॉर्क वेक्टर की इज इन डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस E, P क्रॉस E की डायरेक्शन में है, ये P क्रॉस E के परपेंडिकुलर नहीं है। कई बार हम कुछ भी बोल देते हैं, भाई साहब P क्रॉस E के परपेंडिकुलर नहीं है। मैंने क्या बोला, P के परपेंडिकुलर है, E के परपेंडिकुलर, लेकिन P क्रॉस E के परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन। अब हम बात कर लेते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस पहला स्पेशल केस, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डायपोल मोमेंट भी इधर हो जाए, मतलब ये माइनस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज हो जाए, तो P वेक्टर इधर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो दे ही रखा है। कुल मिला के आप देखोगे फोर्स तो 0 था ही था, नेट टॉर्क भी कितना हो जाएगा, 0।
इसका मतलब जो डायपोल है वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम के अंदर है। क्लियर है। हम थोड़ा सा इस चीज़ को एनालाइज करें कि इक्विलिब्रियम का टाइप क्या है। तो हमारा जो टाइप आता है वो आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब सवाल आता है दूसरा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 180 डिग्री। तो भाई साहब इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, लेकिन पी वेक्टर हमारा इधर होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए। इस समय गौर से देखो, फोर्स जीरो मिलेगा, टॉर्क भी जीरो मिलेगा। इसका मतलब अगेन ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, लेकिन कैसा है अब की बार, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। भाई साहब 180 डिग्री के ऊपर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है स्टेबल अनस्टेबल का? स्टेबल का मतलब ये है कि यदि हल्का फुल्का उसको डिस्प्लेस कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, सीधा रखा था लेकिन हल्का सा घुमा दिया तो वापस आ जाएगा। लेकिन अनस्टेबल का मतलब क्या है कि ऐसे रखा था, हल्का सा ऐसे घुमा दिया तो पूरा ही घूम जाएगा, अब वो वापस पहले जैसी हालात में नहीं आएगा। तुरंत यदि उसकी देखोगे हालात तो तुरंत वो दूर भागने की कोशिश करेगा। आप थोड़ा सा घुमाओगे वो पूरा घूम जाएगा। ठीक है, इस तरह की बात को हम क्या कह रहे हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर एक बात आती है, व्हाट विल हैपन इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, यदि हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यदि वो नॉन यूनिफॉर्म है, देन व्हाट विल हैपन। मेरे प्यारे जवानों, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो बेटे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हो जाएगी। ये प्लस का चार्ज है, माइनस का चार्ज है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रखा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की वैल्यू बढ़ रही है इस डायरेक्शन में, E2 बड़ा है E1 से, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा Q इंटू E2 लगेगा, इस पर जो फोर्स लगेगा Q इंटू E1 लगेगा। और सीधी सी बात है, ये E2 बड़ा है, ये E1 कम है, तो ये फोर्स ज़्यादा लगेगा, ये फोर्स कम लगेगा। इसका मतलब अब की बार जो नेट फोर्स लगा है डायपोल के ऊपर वो नॉन जीरो हो गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन बट नेट टॉर्क अगेन मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ थीटा बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में जितना थीटा बनेगा, जितना एंगल बनेगा, उसके हिसाब से ये वैल्यू जीरो या नॉन जीरो कुछ भी हो सकती है। मेरे प्यारे जवानों, यहाँ तक की तमाम सारी बातें मैंने आपको समझाई। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई भी होंगी। तो एक बात अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, यदि हम यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं ना बेटे, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या हो रहा था, नेट फोर्स हमेशा ही जीरो था। नेट टॉर्क जीरो हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता। लेकिन यदि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स जीरो नहीं है भाई, नॉन जीरो है, लेकिन टॉर्क दोबारा से जीरो या नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है। ये बात अच्छे से भेजे में फिट बैठा ली। प्यारे जवानों, अब मैं बता रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। potential energy of dipole in the external electric field, in external electric field, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है डायपोल की, वो मैं बता रहा हूँ। भाई साहब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगेन ये डायपोल है, ये माइनस है प्लस है, तो किसी समय पे इस पे लगने वाला टॉर्क जो होता है वो होता है पी साइन थीटा। यदि हम यहाँ पर ध्यान दें कि हम लोग मान लो इसको डी थीटा से रोटेट कर दें, तो जो वर्कडन आएगा डी डब्ल्यू, दिस इज टाउ इंटू डी थीटा, टोटल वर्कडन निकाल लेंगे तो दिस इज द पी साइन थीटा डी थीटा। और यदि हम लिमिट पुट कर दें थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट कराने के लिए, तो आप सबको मालूम है कि जो साइन थीटा है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस का कॉस थीटा। तो कुल मिलाकर जो हमारे पास वर्कडन आता है उसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। दिस इज़ द नेट वर्कडन। याद रहे वर्कडन बाई एक्सटर्नल एजेंट इन रोटेटिंग द डायपोल। डायपोल को रोटेट करने का ये जो है वर्क होता है एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। और जितना हम लोग यहाँ पर वर्क करेंगे वही यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के लिए अच्छी बात है कि हम रेफरेंस यूज़ कर लेते हैं। तो फॉर रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लो। कब मान लो जीरो, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री और थीटा 2 की वैल्यू थीटा, उस समय कितनी एनर्जी हो जाएगी। तो हम यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस कॉस 90। वो कॉस 90 क्या होता है, जीरो। कुल मिलाकर जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई है वो माइनस पी ई इंटू कॉस थीटा आ चुकी है।
यहाँ पर एक बात समझने लायक है मेरे प्यारे जवानों, मेरे बहादुर जवानों, एक बात यहाँ पर जो समझने लायक है वो ये है कि हम ए डॉट बी को मतलब ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी लिख सकते हैं या बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। तो ये बात आप सब अच्छे से भेजे में फिट बैठा लीजिए। ये दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं, दोनों ही केस क्या हैं, पॉसिबल हैं। मेरे प्यारे जवानों, मेरे बहादुर जवानों, आई होप आपको मेरी ये बात अच्छे से समझ में आई है। फिर भी यदि किसी को कोई भी डाउट है, कोई सस्पेंस है तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्यारे जवानों, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था तो हमने यहाँ पर माइनस से प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पर जब हमारा डायपोल रखा हुआ था उस समय इसकी एनर्जी को जीरो माना है, उस समय हमने एक रेफरेंस लिया है। ठीक है प्यारे जवानों, आज हम लोग इतना ही करेंगे। गोश्त थ्योरम तो भाई साहब अगली क्लास में ही हम लोग सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। प्यारे जवानों, मैं फिर आपसे याद दिला रहा हूँ एक, और आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि बेटे पूरा क्रैश कोर्स करा रहा हूँ मैं आपको, पूरा का पूरा। बस आप छोटा सा काम करिए यार, एक पेड़ लगा दीजिए, ताकि मेरे दिल पे ये बोझ ना रहे कि भाई मैंने तुम्हें कुछ फ्री में दिया है ना, और तुम्हारे दिल पे भी कोई बोझ ना रहे कि तुमने कुछ फ्री में लिया। अब ना हिसाब बराबर होना चाहिए यार। तो प्यारे जवानों, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग एक पेड़ जरूर लगाओगे, और वो फोटो जरूर भेजना मेरे को ना। ध्यान रहे, खुद लगाए हुए पेड़ की भेजना, अब लगाओगे उसकी, जो 10 दिन पहले लगा दिया या कल लगा दिया उसकी नहीं, आज लगाना है। और उस पेड़ का नाम रखना फिजिक्स, मज़ा आएगा। ठीक है, तो जवानों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। गुड बाय एंड टेक केयर।